नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो इस लेक्चर में हम ऐसे 800 सीरीज का एकदम डिटेल में रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऐसे 800 का रिवीजन। ऐसे 800 देखो इसका नाम क्या है, स्पेशल कंसिडरेशन इन ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर ऑडिटर क्या करे, अगर ऑडिटर ऐसे किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करे जो कैसे बनाए गए हैं स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। मतलब अगर ऑडिटर क्या कर रहा है, स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है तो उसे किन स्पेशल बातों का ध्यान रखना है। हमें ये देखना है कि एक ऑडिटर को किन स्पेशल बातों का ध्यान रखना है अगर ऑडिटर क्या करता है, स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करता है। तो ये स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, ये मैंने आपको ऐसे 700 के डिवीजन में भी बताया था, यहाँ पे भी अब आपको बता देता हूँ। तो ये जो बेसिक्स है एक बार हम हैंड रिटन नोट से देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। क्या ये हो सकते हैं? जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ कौन से होते हैं? जो जनरली सभी यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं। जनरली सभी यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं ये? अगर किसी एंटिटी पे एस एप्लीकेबल है तो एस के अकॉर्डिंग, किसी पे इंडिया एप्लीकेबल है तो इंडिया के अकॉर्डिंग। लेकिन ये स्पेशल पर्पज क्या होते हैं? ये स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं, किसी स्पेशल यूजर के लिए। और कैसे बनाए जाते हैं? एज पर स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क। इसका मतलब ये जो स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं स्पेसिफिक यूजर के लिए बनाए जाते हैं, उस स्पेसिफिक यूजर की नीड को ध्यान में रख के, उस स्पेसिफिक यूजर की नीड को ध्यान में रख के। अब ये स्पेसिफिक यूजर की नीड क्या हो सकती है, ये स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क क्या होंगे, इसके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे एंटिटी के मान लो कुछ सप्लायर से बहुत बड़े, क्या सप्लायर से क्रेडिटर से बहुत बड़े, उन्होंने एंटिटी को बोला क्या करो तुम, क्या करो हमारे अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके दो। इन सप्लायर्स ने, क्रेडिटर्स ने एंटिटी को बोला क्या करो तुम, कैश बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो, कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करो। अब देखो जनरली तो क्या होता है, जनरली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है क्या होता है उसमें एक्चुअल बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है। लेकिन क्रेडिटर्स ने क्या बोला कि हमको कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करके दो, तो ये क्या हो गई? स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब और एग्जाम्पल देखो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस रिक्वायर्ड बाय रेगुलेटर या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। पहले कॉन्ट्रैक्ट वाले का एग्जांपल लेता हूं, समझाता हूं कि एंटिटी को चाहिए था लोन, एंटिटी गई बैंक के पास, बैंक वालों ने बोला ऐसे कैसे लोन दे दे तुमको, ऐसे ही कैसे दे दे लोन, तुम क्या करो, तुम पहले हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करा के दो। लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल वाले नहीं चाहिए, हमें हमारे अकॉर्डिंग बना करके दो, हम जैसे जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखे वैसे वैसे बना के दो, हम जो मेथड बोले वो यूज़ करना है। हम बोले कॉस्ट मॉडल पीपीटी तो कॉस्ट मॉडल ही लगाना है, हम जो डिस्क्लोजर्स एक्स्ट्रा बताएं वो डिस्क्लोजर तुमको देने होंगे, वो एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर तुम्हें देने होंगे। इस तरह से बनाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया? स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस ऑफ ए रेगुलेटर, इसका एग्जांपल लेता हूँ सेबी। एक एग्जांपल लेता हूँ कि सेबी के गाइडलाइंस है क्या होती है कि अगर कोई भी एंटिटी अगर आईपीओ लाने जा रही है, कोई भी एंटिटी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने जा रही है आईपीओ, तो उसे क्या करना होता है? सेबी से बोलती है उस एंटिटी को कि आपको क्या करना होगा, आपको अपने लास्ट 3 ईयर्स की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, इनको रीस्टेट करना होगा। रीस्टेट कैसे करना होगा? रीस्टेट सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, सेबी के जो प्रोविजन, सेबी ने जो प्रोविजन दे रखे हैं, जो रिपोर्टिंग बता रखी है उस अकॉर्डिंग करना होगा। तो ये भी क्या होगा बताओ? ये भी क्या होगा? स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये हमारा बेसिक कंप्लीट हुआ। एक बात और बता देता हूँ, ये जो स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनकी ऑडिट सेम ऑडिटर भी कर सकता है। मतलब जो ऑडिटर जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है वही क्या कर सकता है? स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी ऑडिट कर सकता है। या फिर एंटिटी क्या कर सकती है? किसी दूसरे सीए को भी, किसी दूसरे सीए से भी स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करवा सकती है। तो ये हमारे बेसिक कंप्लीट हो गए, ये बेसिक सारे हमने कंप्लीट कर लिए। आगे देखो कंसिडरेशन इन एक्सेप्टिंग सच ऑडिट। अब देखो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कंसिडरेशन इन एक्सेप्टिंग सच ऑडिट एक स्पेशल बात बताने जा रहा हूं मैं आपको कि जब भी ऑडिटर किन की ऑडिट करेगा, स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, किसकी? स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो ऑडिटर को क्या काम करना है, कैसे मेहनत करनी है? तो ऑडिटर को जो हमने देखा ना 200 से लेकर के 700 की सीरीज जितना भी हमने स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं सारे के सारे वही लगाने हैं, वैसे ही काम करना है। कुछ ऐसे नहीं कि कुछ अलग चीज़ करनी है। क्या करना है? ऐसे 200 से लेकर के 700 की सीरीज तक के सारे स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने ही होंगे। लेकिन साथ ही साथ ऑडिटर को स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर तक कुछ छोटी मोटी बातों को ध्यान रखना होगा, छोटी मोटी बातों का। अब वो छोटी मोटी बातें क्या होंगी वही कौन बताएगा हमें? वो हमें कौन बताएगा? ये ऐसे 800 बताएगा कि ऑडिटर को किन स्पेशल बातों का ध्यान रखना है। ऑडिटर को स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते वक्त किन स्पेशल बातों का ध्यान रखना है वो कौन बताएगा? ऐसे 800। तो देखते जाओ। सबसे पहला आया क्या? कंसिडरेशन इन एक्सेप्टिंग सच ऑडिट। तो यहाँ पे बता रहा है कि ऑडिटर को ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। तो बताओ हम क्या करते हैं? ऐसे 210 लगाते हैं। ऐसे 210 में क्या होता है? प्री कंडीशन बताता है, हमें एंगेजमेंट लेटर बनाने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर भी अगर ऑडिटर क्या कर रहा है? स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहा है तो भी इसे क्या करना होगा? प्री कंडीशन चेक करनी होगी, एंगेजमेंट लेटर बनाना होगा। लेकिन एक स्पेशल बात है, वो देखो स्पेशल बात क्या है।
क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ इंटेंडेड यूजर्स आर की फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग दी एक्सेप्टेबिलिटी। कि अगर ऑडिटर क्या कर रहा है, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है ना, तो उसे एक स्पेशल बात याद रखनी होगी। क्या ध्यान रखनी होगी, उसे ये देखना होगा कि स्पेसिफिक जो यूजर्स है, स्पेशल यूजर्स हैं, उनकी नीड्स को ध्यान में रखा जा रहा है क्या। जैसे ऐसे 210 में, ऐसे 210 याद करो, उसमें हम क्या देखते हैं, हम उसमें ये देखते हैं कि जो FRF है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, कि जो FRF है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। कि जैसे एग्जांपल लूँ, मान लो एक एंटिटी है एक्स लिमिटेड, उसमें मान लो इंडेस एप्लीकेबल है, तो एंटिटी इंडेस के अकॉर्डिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है कि नहीं बना रही है। ऐसा तो नहीं कि एस के अकॉर्डिंग बना रही है, तो ऑडिटर क्या करता है ऐसे केस में, ऑडिट को एक्सेप्ट ही नहीं करता इस केस में। तो इसी तरह से यहाँ पे ऑडिटर क्या देखेगा, यहाँ पे क्या देखेगा, ये देखेगा कि जो एंटिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है वो स्पेसिफिक यूजर की नीड को ध्यान में रख के बना रही है कि नहीं। जैसे क्रेडिटर ने क्या बोला था, क्रेडिटर ने बोला था कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करो, तो ऑडिटर क्या करेगा, जो सी है वो क्या करेगा, मैनेजमेंट से पूछेगा कि आप कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हो ना, क्रेडिटर की नीड के अकॉर्डिंग बना रहे हो ना। बस ये स्पेशल बात का ध्यान रखना है, और कुछ भी इसमें स्पेशल बात नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब देखो आगे, कंसीडरेशन इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। अब काम कैसे करेगा, उसमें किसी स्पेशल बातों का ध्यान रखना है। जब ऑडिटर ऑडिट परफॉर्म करेगा तो कैसे करेगा, तो बोला गया कि देखो कैसे परफॉर्म करेगा ऑडिटर, कंप्लायंस ऑफ ऑल एसेज रेलिवेंट ऑडिट, जितने भी स्टैंडर्ड से सारे के सारे अप्लाई करने हैं। ये बात तो मैंने आपको पहले बता दी, ऐसे 200 से लेकर के 700 के सीरीज के सारे स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने हैं। लेकिन क्या बताया, एप्लीकेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड स्पेशल कंसिडरेशन। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स को लगाते वक्त ऑडिटर को क्या करना है, कुछ स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करते वक्त क्या करना है, कुछ स्पेशल बातों का ध्यान रखना है, कुछ स्पेशल बातों का। जब ऑडिटर क्या कर रहा है, स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है, तो कुछ स्पेशल बातों का। तो एक एग्जांपल लिया, जैसे ऐसे 320। अब बताओ ऐसे 320 किसकी बात करता है, ऐसे 320 बात करता है मैटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। ऐसे 320 किसकी बात करता है, मैटेरियलिटी कैलकुलेट करने की। तो इसमें देखो, इसमें क्या करना होगा, जजमेंट्स आर बेस्ड ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ इंटेंडेड यूजर्स। यहाँ पे ये स्पेशल बात बता दी कि ऑडिटर जब क्या कर रहा है, ऐसे 320 लगा रहा है ना, ऐसे 320, तो इसमें क्या करना है, मैटेरियलिटी कैलकुलेट करते वक्त इसको क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को जो स्पेसिफिक यूजर्स हैं, स्पेसिफिक यूजर्स, उनकी नीड्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी नीड्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लूँ, हम मैटेरियलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेंचमार्क मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज, यही तो फॉर्मूला होता है, बेंचमार्क मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज। तो बेंचमार्क हम कौन सा चूज करते हैं, याद करो, हम या तो प्रॉफिट को चूज करते हैं, या सेल्स को, असेट्स को, इक्विटी को, लायबिलिटी को, इनको हम क्या करते हैं, बेंचमार्क चूज करते हैं। तो ऑडिटर जब भी बेंचमार्क चूज करेगा ना, बेंचमार्क, तो क्या करेगा, स्पेसिफिक यूजर्स की नीड्स को ध्यान रखेगा। ऑडिटर ये देखेगा कि जो यूजर है किस पे फोकस करते हैं, ये सेल्स पे फोकस कर रहे हैं, या एंटिटी के प्रॉफिट पे फोकस कर रहे हैं, या एंटिटी के असेट्स पे फोकस कर रहे हैं, ये देखेगा ऑडिटर, ये देखेगा और उस अकॉर्डिंग बेंचमार्क चूज करेगा। बस इतना सा स्पेशल बात का ध्यान रखना है, इतना सा ध्यान रखना है। अब आगे देखो, आगे क्या बोला कि मैनेजमेंट क्या कर सकता है। देखो एंटिटी का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में एग्री विथ इंटेंडेड यूजर्स ऑन ए थ्रेशोल्ड बट दिस डज नॉट रिलीव द ऑडिटर फ्रॉम रिक्वायरमेंट टू डिटरमाइन द मैटेरियलिटी एज पर 320। बहुत ईजी सी बात लिख दी। बोला गया कि ऐसा हो सकता है स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में, हो सकता है कि एंटिटी का मैनेजमेंट क्या कर रहा हो, मैनेजमेंट क्या कर रहा हो, उस स्पेशल यूजर के साथ बैठ करके, इस स्पेशल यूजर के साथ बैठ करके क्या कर रहा हो, डिटरमाइन कर रहा हो कि मैटेरियलिटी क्या होगी, कि हम क्या करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी मान लो 15 लाख या इससे ऊपर का जो भी आइटम आ रहा है सबको चेक करेंगे। मान लो इस तरह से मैनेजमेंट क्या कर रहा है, स्पेशल यूजर के साथ बैठ करके मैटेरियलिटी डिसाइड कर रहा है। लेकिन साफ साफ बोल दिया गया कि ऑडिटर को इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए, कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ऑडिटर को तो क्या करना, अपना ऐसे 320 के अकॉर्डिंग क्या करनी है, मैटेरियलिटी कैलकुलेट करनी है। ऑडिटर को तो क्या करना है, 320 के अकॉर्डिंग ही मैटेरियलिटी कैलकुलेट करनी है। मान लो ऑडिटर की 320 के अकॉर्डिंग क्या निकलती है, 10 लाख, तो ऑडिटर तो 10 लाख कोई मैटेरियलिटी मानेगा इस तरह से। तो ये पॉइंट भी हो गया, इतनी सी सिंपल बात थी। ऐसे 320 में क्या स्पेशल ध्यान रखना है। अब देखो, अब तो और भी सिंपल सा लिखा है, ऐसे 260 की बात, ऐसे 260 बताओ किसकी बात करता है, कम्युनिकेशन विथ TCWG। ऐसे 260 किसकी बात करता है कि ऑडिटर को कुछ मैटर्स क्या करने पड़ते हैं, TCWG के साथ कम्युनिकेट करने पड़ते हैं। जैसे कोई भी अगर ऑडिटर को सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी जा रही है तो ऑडिटर को क्या करना होता है, उस मैटर को TCWG के साथ कम्युनिकेट करना होता है। मान लो ऑडिटर को कुछ सिग्निफिकेंट मैटर मिलते हैं तो ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, TCWG के साथ कम्युनिकेट करना होता है। तो बोला गया कि जब ऑडिटर क्या कर रहा है, स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है, तो भी इसे क्या करना पड़ेगा, कुछ मैटर्स को कम्युनिकेट करना पड़ेगा TCWG के साथ। लेकिन कुछ स्पेशल बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि हो सकता है कि TCWG फॉर ओवरसाइट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी सेम एज जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि हो सकता है कि जो TCWG है ना वो अलग बंदा हो। मान लो ऑडिटर क्या कर रहा है, जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी ऑडिट कर रहा है, और सेम ही ऑडिटर मान लो जैसे CA राम है, CA राम क्या कर रहा है, जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है, और स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी यही ऑडिट कर रहा है। तो बताओ ये क्या कर रहा होगा, जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब ऑडिट कर रहा होगा तो जो मैटर्स मिलते होंगे सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या करोगा, TCWG को जाके बता रहा होगा।
तो अब क्या करेगा ये, जब ये सी राम क्या करेगा, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करेगा, तो ये मैटर्स भी क्या करने पड़ेंगे, जो सिग्निफिकेंट मैटर मिलेंगे टीसीडब्ल्यूजी को बताने होंगे। तो बोला गया कि जो टीसीडब्ल्यूजी है ना, ये अलग बंदा हो सकता है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अलग हो सकता है, स्पेशल पर्पस के लिए अलग हो सकता है, क्योंकि टीसीडब्ल्यूजी ऐसे नहीं कि पूरी कंपनी में एक ही होता है, पूरी एंटिटी में एक ही होता है, कई सारे हो सकते हैं। देखो टीसीडब्ल्यूजी में कौन कौन आता है, सीईओ, सीएफओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमेटी, कई सारे लोग आते हैं। इस कारण से बोला गया कि टीसीडब्ल्यूजी अलग बंदा हो सकता है, ऐसा है, हो सकता है अलग बंदा। तो इतनी सी बात और बताई गई, बस ये कुछ स्पेशल बातों का ध्यान रखना था। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आओ नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन सच ऑडिट, की रिपोर्ट कैसे करेगा, बताओ रिपोर्ट कैसे बनानी है। पूरा ऐसे 700 लगाना, ये बोलते हैं कि ऐसे 700 के अकॉर्डिंग, ऐसे 700 की जो सीरीज है वो अप्लाई करनी है, उस अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनानी है। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल बात है, देखो क्या लिखा, ऐसे 700 रिक्वेस्ट दी ऑडिटर टू इवैल्यूएट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडुकेटली डिस्क्राइब दी एप्लीकेबल एफआरएफ। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, एक स्पेशल बात का ध्यान रखना ऑडिटर को रिपोर्ट करते वक्त। तो देखो ध्यान से समझो, जब एंटिटी क्या करती है, एंटिटी अपनी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है ना, तो एंटिटी को क्या करना होता है, अपने स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देना पड़ता है, डिस्क्लोजर देना पड़ता है, साफ साफ बताना पड़ता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये स्पेसिफिक यूजर के लिए ही है, और ये स्पेसिफिक यूजर की नीड को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, बाकी यूजर्स के लिए नहीं है। ये डिस्क्लोजर एंटिटी को गारंटी देना ही देना होता है, गारंटी देना होता है। तो ऑडिटर चेक करेगा कि एंटिटी ने ये डिस्क्लोजर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया या फिर नहीं दिया। बस ऑडिटर को इतना सा चेक करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडुकेटली डिस्क्राइब दी एप्लीकेबल एफआरएफ, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है स्पेसिफिक यूजर के लिए बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए। ऑडिटर ये बात चेक करेगा कि मैनेजमेंट ने ये डिस्क्लोजर दिया या फिर नहीं दिया, बस इतना सा चेक करना है। अब देखो, अब यहाँ पे ऑडिटर क्या कर रहा है, देखो अलर्टिंग डेट, यहाँ पे ऑडिटर दे रहा है यूएम पैरा। अब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर ने चेक कर लिया कि मैनेजमेंट ने क्या कर दिया, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दे दिया। क्या डिस्क्लोजर दे दिया, कि ये जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये स्पेसिफिक यूजर के लिए बनाए गए हैं और बाकी यूजर्स के लिए कोई काम के नहीं है। इस तरह से उसने क्या दे दिया, एंटिटी ने अपना डिस्क्लोजर दे दिया। तो ऑडिटर को भी क्या करना होगा, यहाँ पे यूएम पैरा देना होगा, एम्फेसिस और मैटर पैराग्राफ, वो भी मैंडेटरी देना होगा। और ये बात मैंने आपको ऐसे 706 के रिवीजन में भी बताई थी, यूएम वाली जो अपना यूएम स्टैंडर्ड था यूएम वाला, उसमें भी मैंने आपको बताई थी कि कुछ केसेज में यूएम ऑडिटर को यूएम मैंडेटरी देना ही देना होता है, कंपलसरी देना होता है। उसमें से एक केस क्या था, जब एंटिटी क्या करती है, अपने स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, तो उस केस में ऑडिटर को क्या देना होता है, यूएम पैरा। और उसमें ऑडिटर क्या लिखेगा, देखो ऑडिटर क्या लिखेगा, अलर्ट करेगा यूजर्स को, alert users of auditor's report that financial statement are prepared as per special purpose framework and may not be suitable for another purpose। कहाँ पे, यूएम पैरा में। तो ऑडिटर यूएम पैरा में क्या लिख देगा कि जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये ओनली स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बनाए गए हैं और स्पेसिफिक यूजर्स की नीड्स को ध्यान में रख के बनाए गए हैं और कोई दूसरे यूजर्स के लिए बिल्कुल भी काम के नहीं है, सूटेबल नहीं है। बस इतना सा लिख देगा। अब देखो आगे क्या लिखा, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज। इसका मतलब क्या है, ऑडिटर क्या कर सकता है, ऑडिटर जो यूएम पैरा दे रहा है ना, यूएम पैरा इसको और एक्सटेंड कर सकता है और ज़्यादा इसमें बातें लिख सकता है। अब देखो ऊपर जब ऑडिटर ने क्या किया, यूएम पैरा दिया जो कि मैंडेटरी वाला था, इसमें ऑडिटर ने क्या लिखा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये किन के लिए है, ओनली स्पेसिफिक यूजर के लिए है, इतना सा लिखा। लेकिन यहाँ पे ऑडिटर ने किसकी बात करी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करी, किनकी, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ऊपर वाले में जब देखो ऑडिटर ने यहाँ पे यूएम पैरा लिखा ना, तो ऑडिटर ने ओनली स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करी, ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट की तो बात करी नहीं। ऑडिटर क्या करता है बताओ, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अलग से रिपोर्ट बनाता है, उसकी तो बात करी नहीं। तो ऑडिटर को लग रहा है कि मेरी इस रिपोर्ट का क्या हो सकता है, गलत यूज हो सकता है, मैनेजमेंट वाले गलत यूज कर सकते हैं। तो ऑडिटर क्या कर देगा, रिपोर्ट में क्या लिख देगा, एक्स्ट्रा बात ऑडिटर लिख देगा रिपोर्ट में कि जो मेरी रिपोर्ट है, जो मैंने रिपोर्ट बना रहा हूँ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ये मेरी रिपोर्ट क्या है, स्पेसिफिक यूजर्स के लिए ही है। इस तरह से क्या कर देगा, रेस्ट्रिक्शन लगा देगा। कैसे लगाएगा, ये जो यूएम पैरा है इसको एक्सटेंड करके, ये बात यहाँ पे लिखी है। ऑडिटर क्या कर देगा, यूएम पैरा को एक्सपेंड कर देगा, उसमें एक्स्ट्रा बातें लिख देगा कि जो मेरी रिपोर्ट भी है ना, मेरी रिपोर्ट ये भी किन के लिए, स्पेसिफिक यूजर के लिए। इस तरह से एक्स्ट्रा बात भी लिख देगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा बात है ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑडिटर के लिए मैंडेटरी नहीं कि लिखनी है। अगर ऑडिटर को डर लग रहा है तो ऑडिटर लिख सकता है बस। तो ये हमारा ऐसे 100 कंप्लीट हुआ। तो देखो इसमें क्या क्या था, बेसिक्स आप रीड कर लेना। देखो ऐसे कम चांस हैं कि इसके एग्जाम्पल पूछे, लेकिन ऐसे का कोई भरोसा नहीं, रीड तो कर लेना, एक बार रीड करते याद हो जाएंगे। फिर कंसिडरेशन एक्सेप्टिंग, जो लाइन मैंने अंडरलाइन करी है बस ये आप याद कर लेना, जो मैंने लाइन अंडरलाइन करी है। फिर कंसिडरेशन प्लानिंग, इसमें आपको पूरा याद करना है ये टॉपिक, और सिंपल सा है एकदम, ये आपको पूरा याद करना है। फिर ये आपको जो यूएम पैरा वाली बात है ये आपको याद करनी है, जो यूएम वाली बातें हैं ये आपको याद करनी है, और जो 700 वाली बातें ये आपको बस रीड करनी है। तो ये ऐसे 800 कंप्लीट। अब आ जाओ ऐसे 805 पे। ऐसे 805 इसका नाम देखो क्या है, स्पेशल कंसिडरेशन इन ऑडिट्स ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्पेसिफिक एलिमेंट्स, अकाउंट्स और आइटम्स ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
कि यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है कि ऑडिटर को क्या करना है, कुछ स्पेशल बातों का ध्यान रखना है। कब? अगर ऑडिटर क्या कर रहा है, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है, या फिर किसकी ऑडिट कर रहा है, सिंगल एलिमेंट आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसी सिंगल आइटम की ऑडिट कर रहा है, या तो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या फिर किसी स्पेसिफिक आइटम की ऑडिट कर रहा है। आप बोलोगे सर ये क्या है, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर स्पेसिफिक आइटम, ये क्या है? तो देखो इसको मैं एक बार आपको अपने हैंड रिटन नोट से समझा देता हूँ पूरा बेसिक। अब देखो सबसे पहले सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बोला जाएगा कि मान लो एक सीए को बोला गया तू क्या कर, तू ओनली पी एंड एल की ऑडिट कर दे, ओनली पी एंड एल की, तो ये क्या होगा, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सीए को बोला गया कि ओनली क्या कर दे, ओनली कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑडिट कर दे, तो ये भी क्या होगा, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर को बोला गया तू ओनली क्या कर, ओनली बैलेंस शीट की ऑडिट कर दे, तो ये भी क्या होगा, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन स्पेसिफिक आइटम, ये क्या होंगे, स्पेसिफिक आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्पेसिफिक आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, देखो नाम से पता चलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी कोई एक आइटम उसके ऑडिट के लिए बोला जाए। जैसे किसी चीज को बोला गया तू क्या कर दे, तू ओनली डेटर्स की ऑडिट कर दे, तो क्या हो गया बताओ, स्पेसिफिक आइटम। एक सीए को बोला गया तू क्या कर दे, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ रहे हैं उनके अलग से ऑडिट कर दे, तो ये भी क्या हो गया बताओ, स्पेसिफिक आइटम। उसे बोला गया कैश बैंक बैलेंस की कर दे, या फिर ओनली इन्वेंट्री की कर दे, या फिर क्या कर दे, शेड्यूल ऑफ टेंजिबल एसेट्स, एग्जांपल पीपी। यहाँ पे मान लो उसके बोला गया कि जो डिस्क्लोजर आ रहा है, शेड्यूल ऑफ टेंजिबल एसेट्स का जो डिस्क्लोजर आ रहा है किसमें, नोट टू अकाउंट्स में, उसकी ऑडिट कर दे, इसे भी क्या बोला जाएगा, स्पेसिफिक आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये शेड्यूल तो आपको पता भी होगा, आप अपने एफआर सब्जेक्ट में देखते भी हो, जैसे पीपी इनका शेड्यूल बनाया जाता है, डिस्क्लोजर दिया जाता है कि आपने पीपी कौन सी डेट को एक्वायर करी, उसकी कॉस्ट क्या है, उस शेड्यूल में आप दिखाते हो उस पर डेप्रिसिएशन कितना है, उसका नेट कैरिंग अमाउंट कितना है, उसको बेचा तो कितने में बेचा, ये सारी बात आपको शेड्यूल में दिखानी होती है। तो हो सकता है कि एक सीए को बोल दिया जाए क्या कर दे, जो शेड्यूल बना हुआ है टेंजिबल एसेट्स का उसकी ऑडिट कर दे, इन्हें बोला जाता है स्पेसिफिक आइटम की ऑडिट करना। अब देखो यहाँ पे बताया गया कि जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर स्पेसिफिक आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एज पर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क भी हो सकते हैं या फिर एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको डाउट आ रहा होगा सर ऐसा कैसे हो सकता है कि सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक आइटम क्या हो, कि जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हो या स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हो। इसको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लो एक एंटिटी के क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स ने क्या बोला एंटिटी को, क्रेडिटर्स ने क्या बोला कि आप क्या कर रहे हो, अपने जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो ऑडिट करवा रहे हो, ये तो करवानी होती है। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से होते हैं, जो कि जनरली सभी यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं, उनकी तो ऑडिट करवा रहे हो। लेकिन एंटिटी के क्रेडिटर्स ने बोला आप क्या करो, इस जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आ रहा है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसकी भी क्या करके दो, इसकी हमको अलग से ऑडिट करा दो, इसकी हमको अलग से ऑडिट करा दो। अब बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, ये अपना सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या बताओ ये सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट कहां से उठाया जा रहा है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो क्या बोला जाएगा इसको, ये बोला जाएगा कि ये सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ये कैसे ये है, प्रिपेयर्ड एज पर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, इस कारण से। अब एक और एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो एंटिटी गई थी बैंक के पास लोन लेने, तो बैंक ने बोला कि हम ये क्या करके दो, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो और इनकी ऑडिट करवा के दो, ये बोला बैंक वालों ने एंटिटी को। लेकिन बैंक वालों ने एक चीज और बोली कि इस स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये जो रेवेन्यू वाला आइटम आ रहा है ना, आपकी पी&एल में रेवेन्यू का आइटम आ रहा है, या फिर डेटर्स वाला आइटम आ रहा है, या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ रहे हैं, इनकी अलग से ऑडिट और करवा के देना। अब बताओ ये रेवेन्यू, ये डेटर, इन्वेंट्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये सब क्या है, ये सब है स्पेसिफिक आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब क्या है, स्पेसिफिक आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बैंक ने क्या बोला, इनकी अलग से ऑडिट करा के दो। अब बताओ ये कहाँ से उठाए गए हैं स्पेसिफिक आइटम, ये उठाए गए हैं कहाँ से, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही। तो अब क्या बोला जाएगा कि ये क्या है, स्पेसिफिक आइटम है, कैसे, एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अब देखो अगर मान लो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर स्पेसिफिक आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होते हैं, एज पर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, तो ऑडिटर को क्या करना है, तो ऑडिटर को इनके ऑडिट करते वक्त सारे स्टैंडर्ड्स अप्लाई करना है, ऐसे 200 से लेकर के 700 की सीरीज तक के सारे स्टैंडर्ड्स लगाने हैं। लेकिन साथ ही साथ कौन सा वो लगा देना है, ऐसे 805 जो भी इनकी रिगार्डिंग स्पेशल बातें बताएगा वो लगा देनी है। लेकिन मान लो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हैं, एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, तो ऑडिटर को क्या लगाना है, ऐसे 200 से लेकर के 700 की सीरीज तक के सारे स्टैंडर्ड्स लगाने हैं, ऐसे 800 भी लगाना होगा। क्यों 800 किसकी बात करते हैं बताओ, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 800 भी लगाना होगा और 805 भी लगाना होगा। 805 किसकी बात करता है, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक आइटम के ऑडिट के रिगार्डिंग क्या क्या ऑडिटर को स्पेशल काम करने हैं उनकी बात करते हैं, तो 805 भी लगाना होगा। तो हमने बेसिक्स कंप्लीट कर लिए, ये सारे बेसिक हमने देख लिए। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, कंसीडरेशन इन एक्सेप्टिंग सच ऑडिट। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी सीए के पास सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या फिर किसी स्पेसिफिक आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट आई है, तो सीए को उस ऑडिट को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक स्पेशल बात बताता हूँ जो कि ऐसे यहाँ पे लिखी नहीं है,
कि अगर जिस सीए को सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के स्पेसिफिक आइटम के ऑडिट करने के लिए बोला जा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो एंटिटी के कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी ऑडिट कर रहा है ना। मान लो सीए राम क्या कर रहा है, एंटिटी के कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी ऑडिट कर रहा है, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी। इसको ही बोल दिया गया कि तू क्या कर, तू सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या आइटम की भी तू ही क्या कर दे, ऑडिट कर दे। तो सीए राम को क्या करना है, तुरंत ही क्या कर लेना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। सीए राम को तुरंत एक्सेप्ट कर लेना, उसे कोई भी चीज़ नहीं सोचनी, कुछ भी नहीं सोचना, उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेना है। लेकिन मान लो अब आगे देखो, अब क्या लिखा, लेकिन इफ ऑडिटर नोट एंगेज टू ऑडिट द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर सच एंगेजमेंट इज प्रैक्टिकेबल और नॉट। अगर मान लो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट या सिंगल आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट ऐसी सीईओ को बोली गई है जो कि एंटिटी के कंप्लीट सेट ऑफ कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट ही नहीं कर रहा, तो उसको देखना पड़ेगा क्या ये जो एंगेजमेंट है ये मेरे पास ही मेरे लिए प्रैक्टिकेबल भी है या फिर नहीं है, इस एंगेजमेंट को करने की मेरी औकात है या फिर नहीं, मेरी औकात भी है कि नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेहनत तो पूरी लगेगी लेकिन पैसा कम मिलेगा, पैसा पूरा नहीं मिलेगा, यहाँ पे कम मिलेगा, क्योंकि सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी एक स्पेशल आइटम की ऑडिट हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, इस कारण से पैसा कम मिलेगा, मेहनत पूरी। तो देखो यही बताया आगे कि इन सच एंगेजमेंट ऑर्डर क्या करने पड़ेंगे, सारे के सारे स्टैंडर्ड अप्लाई करने होंगे, सारे स्टैंडर्ड अप्लाई करने होंगे, तो मेहनत तो पूरी वो पैसा कम। जैसे स्टैंडर्ड अप्लाई करने का देखो आईसीए ने एक एग्जांपल लिया कि क्यों मेहनत लगेगी ज़्यादा, कि इट मे नॉट बी प्रैक्टिकेबल बिकॉज ऑडिटर does not have the same understanding of entity and its environment including internal control as an auditor who also audits the complete set of financial statement। कि क्या करना पड़ेगा बताओ, अगर कोई दूसरा सीए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे सारा काम करना पड़ेगा, उसे इवन ऐसे 315 के अकॉर्डिंग पूरी अंडरस्टैंडिंग भी लेनी पड़ेगी, आरओएम पूरी कैलकुलेट करनी होगी, इनहेरेंट रिस्क कितनी है, कंट्रोल रिस्क कितने, सारे काम करने होंगे। लेकिन सेमी ऑडिटर है, उसने तो क्या कर रखा है बताओ, सीए राम ये क्या कर रहा था, कंप्लीट आलू की भी ऑडिट कर रहा था, तो इसने तो ये काम ऑलरेडी कर ही रखे हैं, तो इसको तो कोई दिक्कत होगी नहीं, इस कारण से ये क्या कर लेगा, ये तो आराम से एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा सीए है ना तो उसको बहुत मेहनत करनी होगी, उसको सारे काम करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे आईसीए ने एक एग्जाम्पल लिया ऐसे 315 का, लेकिन ऐसा नहीं किसी ऐसे 315 लगाने सारे काम करने होंगे। जैसे और एग्जाम्पल लूँ, मान लो ऑडिटर क्या कर रहा है, ओनली क्या कर रहा है, मान लो ओनली वो क्या कर रहा है, रेवेन्यू आइटम की ऑडिट कर रहा है कि पीएनडल में क्या रहा है, रेवेन्यू आइटम। लेकिन इस केस में भी क्या करना होगा, देखो अंडरस्टैंडिंग भी लेनी होगी, जो अपना गोइंग कंसर्न होता है उसको चेक करना पड़ेगा, ऐसे 570 वाला काम वो करना पड़ेगा, रिलेटेड पार्टी की, रिलेटेड पार्टी को कोई सेल तो नहीं करी वो चेक करना पड़ेगा, मतलब ऐसे 550 भी लगाना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, सब्सिक्वेंट इवेंट वगैरह भी देखने पड़ेंगे, और क्या करना होगा, ऐसे 240 फ्रॉड वगैरह भी देखने पड़ेंगे, नॉन कंप्लायंस भी चेक करना होगा, सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, सारी की सारी बातें। इसलिए मेहनत तो पूरी लगेगी लेकिन पैसे कम मिलेंगे, इस कारण से देखता है। तो अब देखो लास्ट में क्या बोला, इफ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट सच एंगेजमेंट मे नॉट बी प्रैक्टिकेबल। अगर मान लो उसको क्या लगता है, दूसरे वाले सीए को क्या लगता है कि मेरे लिए तो प्रैक्टिकेबल नहीं है, क्यों, मेरे को मेहनत तो पूरी लगेगी और पैसा कम मिलेगा, तो ये क्या कर सकता है, ऑडिटर में डिस्कस विद मैनेजमेंट वेदर अनदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट। तो ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट से बात डिस्कस कर लेगा, उसको बोल देगा कि देख ये वाली ऑडिट तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तू क्या कर सीए राम को जो क्या कर रहा है, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है ना, उसी को ये ऑडिट भी दे दे, उसी को क्या कर दे, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट भी उसी को ही दे दे। लेकिन मैनेजमेंट से और क्या डिस्कस कर लेगा, ये बोल देगा कि अगर तेरे पास कोई दूसरा काम है, अनदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट है, कोई दूसरा काम है तो वो मुझको दे दे। अगर तेरे पास मान लो अदर एश्योरेंस सर्विस का काम है, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज है उनका कोई काम है तो वो मुझको दे दे, इस तरह से बात करेगा। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, कंसिडरेशन इन एक्सेप्टिंग की किन बातों का ध्यान रखना है। अब देखो आया कंसिडरेशन इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, ऑडिट करते वक्त किनकी, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या स्पेसिफिक आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते वक्त ऑडिटर को किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत सिंपल सी बातें लिखी हैं। सबसे पहले क्या लिखा कि सारे के सारे स्टैंडर्ड अप्लाई करने होंगे, सारे के सारे स्टैंडर्ड अप्लाई करने होंगे। फिर देखो क्या लिखा, ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है ना ये किसके लिए लिखा है, ओनली उस केस में अप्लाई होगा। देखो सेकंड पॉइंट, जब कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिटर, जो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो सीए ऑडिट कर रहा है और जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है वो क्या है, सेम बंदा है, वो सेम ही है। जब सेम ऑडिटर ही क्या कर रहा है, कंप्लीट वालों की भी ऑडिट कर रहा है और सिंगल वालों की भी ऑडिट कर रहा है, तो उस केस में सेकंड पॉइंट एप्लीकेबल होगा। तो क्या लिखा है, व्हेन ऑडिटिंग द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट ऑडिटर में यूज द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज ए पार्ट ऑफ कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते वक्त ऑडिटर को जो एविडेंस मिले थे ना वो क्या कर ले, उन्हीं एविडेंस को ऑडिटर क्या कर ले, आराम से सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते वक्त भी यूज कर ले। एग्जाम्पल, सीए राम क्या कर रहा है, सीए राम क्या कर रहा है, कंप्लीट आलू की ऑडिट भी कर रहा है और ये मान लो क्या कर रहा है, पी एंड एल की अलग से ऑडिट कर रहा है। क्या कर रहा है, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पी एंड एल की अलग से ऑडिट कर रहा है। तो बताओ जब ये कंप्लीट वाले की ऑडिट कर रहा होगा तो उसने क्या किया होगा, सीए राम ने पी एंड एल की रिगार्डिंग एविडेंस ऑब्टेन किए होंगे, तो क्या कर ले, उन्हीं एविडेंस को क्या कर ले, ये यूज कर ले, उन्हीं को क्या कर ले, यूज कर ले। अब आपके मन में एक डाउट आ गया होगा कि सर अगर ऐसा है तो ये जो यूजर्स पागल है क्या, ये जो यूजर्स होते हैं थर्ड पार्टी होते हैं वो पागल है क्या कि सिंगल वालों की अलग से ऑडिट करवाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो क्या कर रहा है बताओ, सीए तो सेम ही एविडेंस यूज कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा मेहनत तो कर नहीं रहा।
तो ये जो इन्वेस्टर्स वगैरह हैं, जो क्रेडिटर्स वगैरह हैं, ये बोलते हैं कि भी सिंगल वालों की आप अलग से ऑडिट करवा के दे देना, तो करवाते क्यों है अगर हम सेम ही एविडेंस यूज़ कर रहे हैं? तो देखो ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, सेम एविडेंस तो यूज़ करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत भी करेगा। क्या करेगा? एक्स्ट्रा मेहनत भी करेगा। तो आगे वही बताया गया है, देखो अगले पॉइंट में कि मैटेरियलिटी डिटरमाइंड फॉर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट मे बी लोअर देन मैटेरियलिटी डिटरमाइंड फॉर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे क्या हो जाएगी, ऑडिटर की मेहनत चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो कंप्लीट वालों के लिए ऑडिटर ने जो मैटेरियलिटी कैलकुलेट करके वो आया मान लो 10 लाख की, लेकिन एक एग्जांपल लेता हूँ। अब ऑडिटर को क्या बोला गया कि तू पेंडल वालों की अलग से ऑडिट कर, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? ऑडिटर को क्या दी गई बताओ, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अलग से ऑडिट दी गई ना, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, इस पर अलग से ध्यान देना पड़ेगा, इस पर स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा और इसकी ऑडिट में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऑडिटर क्या करेगा, इस पेंडल की जब मैटेरियलिटी कैलकुलेट करेगा तो हो सकता है मान लो कितने निकाले, ओनली 5 लाख ही निकाले। कितने निकाले? 5 लाख ही निकाले। इससे क्या हो जाएगी बताओ, इससे क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज़्यादा चेकिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहाँ पे ज़्यादा चेकिंग हो जाएगी। इस तरह से ऑडिटर को क्या करना है, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट में या स्पेसिफिक आइटम की ऑडिट में क्या करना है, ज़्यादा ध्यान देना, ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अब देखो लास्ट पॉइंट एकदम इजी था, लिख दिया वही ऐसे 260 का। किसकी बात करते हैं? 260 कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। तो बोल दिया गया कि सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए या स्पेसिफिक आइटम के लिए हो सकता है कि टीसीडब्ल्यूजी क्या हो, सेम बंदा ना हो सकता है अलग बंदा हो। तो ये तो सेम बात आ गई, वही ऐसे 800 वाली। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ कि काम कैसे करना है, काम कैसे करना है बता दिया, सारे स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने हैं। फिर बोला गया कि कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते वक्त ऑडिटर को जो एविडेंस मिले, जो एविडेंस ऑडिटर को मिले थे, ऑडिटर क्या कर सकता है, उन्हीं सेम एविडेंस को ऑडिटर यूज कर सकता है। लेकिन ऐसे नहीं कि बस उन्हीं एविडेंस को ऑडिटर यूज कर ले और कोई मेहनत ही ना करे, नहीं, ऑडिटर को एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी होगी। फिर लास्ट में बता दिया 260 में कि क्या जो टीसीडब्ल्यूजी है वो अलग बंदा हो सकता है, बस इतना सा बता दिया। तो एकदम सिंपल सी बात यहाँ पे लिखी है। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन। सबसे पहला आया सेपरेट ओपिनियन। यहाँ पे सेपरेट ओपिनियन का मतलब लिख लो सेपरेट रिपोर्ट, कि ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, हमेशा सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट अलग बनानी पड़ेगी, कंप्लीट वालों की अलग रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। यही है बस इतना था कि कंप्लीट वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी एक ही बंदा क्या कर रहा है, एक ही सीए क्या कर रहा है, ऑडिट कर रहा है, और सिंगल वालों की भी वही सेम बंदा क्या कर रहा है, ऑडिट कर रहा है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग रिपोर्ट देनी पड़ेगी। मान लो सीए रामी कर रहा है कंप्लीट वालों की भी और सिंगल वालों की भी, तो रिपोर्ट तो अलग अलग बनेगी दोनों की, हमेशा ही क्या बनेगी, अलग बनेगी। फिर आया नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिश टुगेदर। ये जो पॉइंट है ये है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट पब्लिश टुगेदर कि मैनेजमेंट को क्या करना है, मैनेजमेंट जब क्या करेगी, पब्लिश करेगी एजीएम में अपने कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बोला गया कि इनको क्या करना है, पब्लिश टुगेदर। मैनेजमेंट वाले क्या कर सकते हैं, एक साथ पब्लिश कर सकते हैं। मैनेजमेंट वाले क्या कर सकते हैं, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिटर्स रिपोर्ट को, और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिटर्स की रिपोर्ट को क्या कर सकते हैं, एक साथ आराम से पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट इट सफिशिएंटली। इनको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब यूजर्स को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यूजर्स को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये मैनेजमेंट क्या कर रहा है, हमें 3-4 रिपोर्ट क्यों दे रहा है, मतलब 3-4 फाइल क्यों दे रहा है। तो उसे पता होना चाहिए यूजर्स को, हाँ ये तो क्या है, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ये कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिटर रिपोर्ट है। और दूसरे वाले क्या है, ये सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और उन पे क्या है, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिटर्स की रिपोर्ट है। यूजर्स को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये है इसका मतलब कि मैनेजमेंट क्या कर दे, एक तरह से अलग अलग सेट बना दे, कंप्लीट वालों का अलग सेट बना दे और सिंगल वालों का अलग सेट बना दे, ताकि यूजर्स को कन्फ्यूजन ना हो। तो एकदम फालतू सा पॉइंट है ये भी। अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या लिखा, देखो रेलिवेंस ऑफ मैटर इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि ऑडिटर ने क्या करी है, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करी है। क्या करी ऑडिटर ने, कंप्लीट वालों की ऑडिट करी है। कंप्लीट वालों की ऑडिट करी तो यानी उस पर क्या बनाई है, ऑडिट रिपोर्ट बनाई है। तो उसमें कई सारे मैटर आ रहे होंगे। कौन कौन से मैटर आ रहे होंगे, जैसे गोइंग कंसर्न पैरा आ रहा होगा, कौन सा, मैटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न पैरा की ऑडिट मैटर पैरा आ रहा होगा, मॉडिफाइड ओपिनियन पैरा आ रहा होगा, यूएम ओम पैरा आ रहा होगा, अदर इन्फॉर्मेशन पैरा आ रहा होगा। तो ऑडिटर ये देखना चाहता है कि कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट में, ध्यान से सुनना, किसमें, ऑडिट रिपोर्ट में क्या आ रहे हैं, ये सब पैरा आ रहे हैं मैंने सब। तो ऑडिटर ये देखना चाह रहा है कि मैं सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो ऑडिट कर रहा हूँ या स्पेसिफिक आइटम की ऑडिट कर रहा हूँ, उनकी मैं क्या करता हूँ, अलग से रिपोर्ट बनाता हूँ। देखो हमने देखा था रिपोर्ट अलग से बनती है, तो उनकी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या स्पेसिफिक आइटम की क्या कर रहा हूँ, अलग से रिपोर्ट बना रहा हूँ। तो उस रिपोर्ट में मैं ये बात रेफर करूँ क्या, रेफर करने की बात हो रही है, देखो ओनली रेफर करने की, कि ये बात मैं रेफर करूँ क्या कि कंप्लीट वाले में क्या था, गोइंग कंसर्न पैरा था, कि ऑडिट मैटर पैरा था, यूएम ओम पैरा था, ये बात मैं रेफर करूँ कि नहीं करूँ, ये ऑडिटर देखना चाहता है। तो ये बात किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी कि ऑडिटर को रेफर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अपने सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट में या स्पेसिफिक आइटम की ऑडिट रिपोर्ट में इन मैटर्स को, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट के मैटर्स को उसमें रेफर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किन बातों पर डिपेंड करेगा, किन फैक्टर्स पे। तो देखते जाओ, सबसे पहला
सबसे पहला पॉइंट, एक्सटेंड टू विच मैटर एक्सटेंड टू विच रिलेट्स टू सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट। वोटर ये देखेगा कि जो मैटर है गोइंग कंसर्न पैरा, की ऑडिट मैटर पैरा, जो किस में आ रहे हैं, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में, ये सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कितना रिलेट करते हैं ये देखना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो कंप्लीट फाइनेंशियल, ध्यान से सुना, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने दे रखा है कैम पैरा। कौन सा पैरा दे रखा है बताओ, की ऑडिट मैटर पैरा। किसके रिगार्डिंग दे रखा है, मान लो ये दे रखा है प्रोविजन फॉर लिटिगेशन के रिगार्डिंग, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन कि मान लो प्रोविजन फॉर लिटिगेशन में क्या लगी थी, सिग्निफिकेंट जजमेंट लगी थी और ऑडिटर के भयंकर पसीने छूटे थे, तो ऑडिटर ने क्या दे रखा था, कंप्लीट वालों पे कैम पैरा दे रखा था। अब ऑडिटर ने देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ P&L की ऑडिट सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, P&L की मैं क्या कर रहा हूँ, अलग से ऑडिट कर रहा हूँ। अब बताओ प्रोविजन फॉर लिटिगेशन ने तो कहाँ था, बैलेंस शीट में, और ऑडिटर क्या कर रहा है बताओ, किसकी ऑडिट कर रहा है, P&L की ऑडिट कर रहा है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो यानी इनका कोई लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो ऑडिटर क्या करेगा, इसको रेफर ही नहीं करेगा, अपने सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में इसको रेफर ही नहीं करेगा। ये मतलब था पहले पॉइंट का। अब देखो सेकंड पॉइंट, परवेसिवनेस ऑफ मैटर, कि ये जो मैटर है कितना परवेसिव है, मैटर परवेसिव कितना है। जैसे मान लो गोइंग कंसर्न आ रहा था, किसमें, गोइंग कंसर्न वाला मैटर किसमें आ रहा था, ये आ रहा था कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट में। वहां पे ऑडिटर ने क्या दिया था, मैटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न पैरा दिया था। अभी गोइंग कंसर्न पैरा क्या होता है, ये होता है परवेसिव मैटर होता है, एकदम परवेसिव। तो इसमें क्या करना होगा, इस मैटर को तो ऑडिटर को हमेशा क्या करना पड़ेगा, अपनी रिपोर्ट में रेफर करना ही करना होगा, अपनी जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्पेसिफिक एलिमेंट की रिपोर्ट है, उनमें रेफर करना ही करना होगा। अगर ये जो पैरा है कहाँ रहा है, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिटर की रिपोर्ट में आ रहा है। तो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट एकदम फालतू से, डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेबल एफआरएफ। मान लो ये जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाए थे, किसने बनवाए थे, मान लो इन्वेस्टर्स ने, उसने बोल दिया कि आपको ऐसा कुछ रेफर नहीं करना, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट में जो मैटर आ रहे हैं वो आपको रेफर नहीं करने सिंगल वालों में, उन्होंने ही मना कर दिया तो आपको रेफर नहीं करना। नेक्स्ट देखो, एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पीरियड कवर्ड बाय कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर टू सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, देखो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनका पीरियड तो क्या है 12 मंथ्स का, वो तो पूरे साल की ऑडिट हो रही है। लेकिन मान लो क्रेडिटर्स ने बोला था एंटिटी को, क्रेडिटर्स ने क्या बोला था एंटिटी को कि आप क्या करो, आप हमको अलग से क्या कर दो, P&L की ऑडिट करा दो, लेकिन ओनली 6 मंथ के P&L की ऑडिट करके दे दो। तो बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या पीरियड में डिफरेंस है, तो ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में ऑडिटर को ये जो मैटर्स आ रहे हैं, कौन से, गोइंग कंसर्न पैरा, की ऑडिट मैटर पैरा, यूएमओ पैरा, कहाँ पर कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट में, इनको ऑडिटर को अपने सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट में रेफर ही नहीं करना, क्या है, पीरियड में डिफरेंस है। तो और ऐसे लिखा है टाइम लेफ्ट सिंस द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मान लो ऑडिटर ने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिपोर्ट बनाई थी वो बहुत पहले, और इन्वेस्टर्स ने सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने के लिए बहुत बाद में बोला। तो ऐसे केस में भी ऊपर ये जो मैटर्स आ रहे हैं कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट में इनको रेफर नहीं करना, ऑडिटर को उनको रेफर नहीं करना। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें आपको क्या याद करना है, इसमें आपको ये 5 पॉइंट याद करना है। इसका आप बना सकते हो, एक निमोनिक बनाना चाहो तो DT परवेसिव नेचर, D से डिफरेंस, P से परवेसिव और नेचर से नेचर हो गया। और DT में देखो T भी था, T से हो गया टाइम लेफ्ट। तो इसमें आपको कितना याद करना है, इतना याद करना, ऊपर का तो बस रीड करना है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बनेगा। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज में आई थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी लिखेगा कि फैक्टर्स बताओ, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि ऑडिटर को ये जो मैटर आ रहे हैं ऑडिटर की रिपोर्ट में, कौन सी रिपोर्ट में, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में, उनको ऑडिटर को अपने सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में रेफर करना चाहिए भी या फिर नहीं करना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन मॉडिफाइड ओपिनियन। कि ऑडिटर क्या करा था, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी ऑडिट करा था, और कंप्लीट वालों पे उसने क्या दिया है, मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं, ऑडिटर ये देखना चाह रहा है कि उस मॉडिफाइड ओपिनियन का सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, सिंगल आइटम पे कोई इंपैक्ट आएगा क्या, सिंगल आइटम के या फिर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट में जब ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा तो उस पर कोई इंपैक्ट आएगा क्या। अब देखो बहुत लॉजिकल बात लिखी है, क्या लिखा है, पहले सबसे पहला, इफ ऑडिटर एक्सप्रेस द क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर ने क्या दिया है, कंप्लीट वालों पे क्या दिया है बताओ, कंप्लीट वालों पे क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है। तो ऑडिटर देखेगा, ऑडिटर शैल डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट। ऑडिटर ये देखेगा कि उस क्वालिफाइड ओपिनियन का सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे या स्पेसिफिक एलिमेंट पे कुछ इंपैक्ट आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा। एक एग्जांपल ले लूँ कि ऑडिटर क्या कर रहा था, कंप्लीट वालों की ऑडिट कर रहा था, और इसे क्या मिली, इसे है ना फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर में क्या मिली थी, मैटेरियल मिस स्टेटमेंट मिली, किसमें, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर में। तो ऑडिटर ने क्या दे दिया था बताओ, कंप्लीट वालों पे क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया था। अब मान लो ऑडिटर को बोला गया कि तू क्या कर, तू P&L की ऑडिट भी कर, क्या कर, तू P&L की अलग से ऑडिट कर। अब बताओ फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर किस में आते हैं, P&L में आते हैं, या नहीं बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, इस चीज़ का इंपैक्ट आ रहा है, इस चीज़ का इंपैक्ट आ रहा है। तो ऑडिटर को क्या करना होगा, ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ओपिनियन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर क्या हो रहा है कि क्वालिफाइड ओपिनियन का उसका अगर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सिंगल आइटम पे भी इंपैक्ट आ रहा है, तो ऑडिटर को क्या करना होगा, अपने सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में या फिर सिंगल आइटम वाली रिपोर्ट में भी क्या ही देना होगा, मॉडिफाइड ओपिनियन ही देना होगा। क्या देना होगा, मॉडिफाइड ओपिनियन ही देना होगा। अब देखो नेक्स्ट, अगर ऑडिटर ने क्या किया है, एक्सप्रेस द एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या दिया ऑडिटर ने, कंप्लीट ऑल पे एडवर्स या डिस्क्लेमर दिया है। और एडवर्स डिस्क्लेमर कब देते हैं बताओ, अगर उस मैटर का इंपैक्ट क्या होता है, परवेसिव होता है ना, परवेसिव, कि जिस मैटर में हमें क्या मिली है, बड़ी गलतियां मिली है, या फिर जिस मैटर के रिगार्डिंग हमें एविडेंस नहीं मिले, उस मैटर का इंपैक्ट परवेसिव होता है, उस मैटर का इंपैक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आता है अगर, तो हम क्या देते हैं, एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हैं। तो इस केस में साफ साफ बोल दिया, अगर आप क्या कर रहे हो, अब ध्यान से देखना, अगर आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप जरूर बक्से में कर लेना। जैसे मैंने किया ना, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आप क्या करो, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहे हो और आपने क्या किया है, और आपने कंप्लीट वालों पे क्या दिया है, एडवर्स या डिस्क्लेमर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल वालों पे भी क्या देना पड़ेगा, मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देना होगा। ये लिख दे, देखो, ऑडिटर शैल नॉट एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड, ऑडिटर कभी भी अनमॉडिफाइड नहीं देगा, क्या देगा, हमेशा मॉडिफाइड ही देगा। क्यों, क्योंकि सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, मेजर पोर्शन होते हैं। क्यों, जब ऑडिटर ने क्या दिया बताओ, एडवर्स इंपैक्ट क्या दिया, एडवर्स ओपिनियन दिया कंप्लीट वालों पे। एडवर्स मतलब उस मैटर का क्या हो रहा है, लगभग पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट आ रहा है। तो यानी ये तो गारंटी है कि जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इन पे भी क्या होगा, उसका इंपैक्ट आ ही रहा होगा। इसलिए ऑडिटर क्या देगा, यहाँ पे मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देगा। अब देखो लास्ट केस, अगर ऑडिटर ने क्या किया है, एडवर्स और डिस्क्लेमर दिया, किस पे, कंप्लीट वालों पे क्या दिया है, एडवर्स या डिस्क्लेमर दिया है, लेकिन ऑडिटर क्या कर रहा है, स्पेसिफिक एलिमेंट की ऑडिट कर रहा है। इसमें किसकी बात हो रही है, देखो, स्पेसिफिक एलिमेंट की, इसको बक्से में कर लेना, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, स्पेसिफिक एलिमेंट की। तो ऑडिटर को क्या करना होगा, जनरली तो ऑडिटर को क्या देना है, यहाँ पे मॉडिफाइड ही देना है। क्यों, कंप्लीट वाले पे क्या दिया बताओ, एडवर्स डिस्क्लेमर। लेकिन बोला गया, अगर ऑडिटर क्या कर रहा है, एक सिंगल आइटम की ऑडिट कर रहा है ना, मान लो रेवेन्यू की, इन्वेंट्री की, ऐसे सिंगल आइटम की ऑडिट कर रहा है, तो ऑडिटर चाहे तो क्या दे सकता है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन भी दे सकता है, दे सकता है। लेकिन इसमें 3 कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। 3 कंडीशन अगर फुलफिल हो गई ना, तो ऑडिटर क्या कर सकता है, सिंगल वालों पे अनमॉडिफाइड भी दे सकता है, सिंगल वालों पे अनमॉडिफाइड भी दे सकता है। वो भी कब, वो भी कब, जब कंप्लीट वालों पे क्या है, एडवर्स डिस्क्लेमर। फिर भी ऑडिटर क्या कर सकता है, सिंगल वालों पे क्या दे सकता है, सिंगल आइटम पे क्या दे सकता है, अनमॉडिफाइड। देखो 3 कंडीशन क्या क्या है। पहली कंडीशन देखो, जो सिंगल आइटम है, जो स्पेसिफिक एलिमेंट है, नोट कंस्टिट्यूट द मेजर पोर्शन, ये मेजर पोर्शन नहीं होना चाहिए, ये मेजर पोर्शन नहीं होना चाहिए। क्या एग्जांपल लेता हूँ, मान लो ऑडिटर क्या कर रहा है, ऑडिटर ने कंप्लीट वालों पे दिया क्या, एडवर्स या डिस्क्लेमर, क्या दिया, एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया। अब ऑडिटर क्या करे, मान लो इन्वेंट्री की ऑडिट कर रहा है, किसकी, इन्वेंट्री की। इस पे ऑडिटर क्या देना चाहता है, अलग से अनमॉडिफाइड देना चाहता है। क्या देना चाहता है इस पे, अनमॉडिफाइड, तो दे भी सकता है, लेकिन 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहले क्या, जो सिंगल एलिमेंट है कभी भी मेजर पोर्शन नहीं होना चाहिए। अब मान लो मैं एक एग्जांपल, ये इन्वेंट्री क्या है, मान लो 50% ऑफ नेट एसेट्स एंटिटी का, क्या है, 50% ऑफ नेट एसेट्स है, बताओ 50% ऑफ नेट एसेट्स, तो क्या होगा, बताओ, ये मेजर पोर्शन होगा। तो इस केस में तो ऑडिटर गलती से भी, मेजर पोर्शन है तो इस केस में तो ऑडिटर क्या नहीं कर सकता, गलती से भी क्या नहीं कर सकता, इस इन्वेंट्री वाले पे, इस स्पेसिफिक एलिमेंट पे गलती से भी अनमॉडिफाइड नहीं दे सकता। ऑडिटर को हमेशा मॉडिफाइड ही देना पड़ेगा, क्यों, यहाँ पे मेजर पोर्शन हो गया। तो इस तरह से देखना है। और दूसरा क्या है, रिपोर्ट क्या होनी चाहिए, देखो दूसरी कंडीशन, रिपोर्ट कभी भी यहाँ पे पब्लिश टुगेदर नहीं हो सकती। ये कंडीशन लिख दी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैनेजमेंट को इस केस में कभी भी ऑडिटर की रिपोर्ट को एक साथ पब्लिश नहीं करना। देखो मैंने क्या बताया था आपको, कि जो पब्लिश टुगेदर की जो रिपोर्ट है वो क्या हो सकती है, एक साथ पब्लिश हो सकती है। लेकिन इस केस में जब ऑडिटर क्या कर रहा है, कंप्लीट वालों पे एडवर्स दे रहा है या डिस्क्लेमर दे रहा है, और सिंगल वाले पे क्या दे रहा है बताओ, सिंगल आइटम पे अनमॉडिफाइड दे रहा है, बताओ क्या दे रहा है, अनमॉडिफाइड। तो इस केस में गलती से भी आप क्या नहीं कर सकते, रिपोर्ट को एक साथ पब्लिश नहीं कर सकते, एक साथ यूजर्स के सामने नहीं रख सकते। क्यों, इससे यूजर्स कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्हें लगेगा ये क्या हो रहा है, कंप्लीट वालों पे एडवर्स ओपिनियन है, डिस्क्लेमर है, और सिंगल आइटम पे क्या दे रहे हैं, ये अनमॉडिफाइड। वो बेचारे ये सोचने लग जाएंगे ऐसा कैसे पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। इस कारण से बोला गया कि एक साथ पब्लिश नहीं करना। और लास्ट पॉइंट एकदम फालतू से लिख दिया कि ऐसा करना लो रेगुलेशन के द्वारा प्रोहिबिट भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि भी कंप्लीट वालों पे आप एडवर्स डिस्क्लेमर दे रहे हो और स्पेसिफिक एलिमेंट पे क्या देना चाह रहे हो, अनमॉडिफाइड, तो ऐसा करना लो रेगुलेशन के द्वारा प्रोहिबिट भी नहीं होना चाहिए। लो रेगुलेशन भी अगर इस बात को अलाउड करते हो तो आप आराम से ऐसा कर सकते हो। तो ये स्टैंडर्ड भी हमारा कंप्लीट हुआ है 805। तो देखो इसमें क्या क्या है, अच्छा स्टैंडर्ड है ये। इसमें एग्जाम्पल्स देखो, वैसे तो इतने काम के नहीं, लेकिन ऐसे का कोई भरोसा नहीं है कि क्या पता बेसिक पे क्वेश्चन पूछ ले, तो वहाँ से बेसिक बात पूछ लेगा कि सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं। स्पेशल पर्पज भी हो सकते हैं और जनरल पर्पज भी हो सकते हैं। फिर आपसे पूछेगा भाई स्पेसिफिक एलिमेंट कि कौन कौन से हो सकते हैं, उनके एग्जाम्पल्स बताओ, स्पेसिफिक एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो कोई भी 2-3 देख लेना बस। कंसिडरेशन एक्सेप्टिंग, इस पर तो क्वेश्चन बन सकता है आराम से, बहुत अच्छा टॉपिक है। फिर कंसिडरेशन प्लानिंग, इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ईजी है, 1-2 बार भी पढ़ोगे आपको आराम से याद हो जाएगी। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी आपको अच्छे से याद करना है। फिर सेपरेट रिपोर्ट, देखो ये आया अगला टॉपिक अपना, सेपरेट रिपोर्ट और पब्लिश टुगेदर, ये आपको रीड करना है बस, ये आपको रीड करना है एमसीक्यू पर्पज से।
फिर आया रेलिवेंस ऑफ मैटर, ये आपको याद करना है, 5 पॉइंट है, आप याद कर लेना। फिर आया ऑडिटर्स रिपोर्ट, इसको भी आपको याद करना है, इसको आपको समझ के याद करना है, समझ के याद करोगे तो ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, इसकी लैंग्वेज भी ईजी है और टॉपिक भी बहुत ईजी है, समझने में भी बहुत ईजी है ये। कि कंप्लीट वालों पे क्या है, कंप्लीट वालों पे मॉडिफाइड ओपिनियन है, तो सिंगल वालों पे क्या उसका इंपैक्ट आएगा, क्या सिंगल वाले पे अगर ऑडिटर क्या देना चाह रहा है ओपिनियन तो उस पर कोई इंपैक्ट आएगा क्या। ये स्टैंडर्ड भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ ऐसे 810, इसका नाम क्या है, एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो इसमें भी क्या हो रही है कि स्पेशल चीज़ की बात हो रही है कि अगर ऑडिटर क्या कर रहा है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो उसकी ऑडिट कैसे होगी। तो देखो नाम से पता चल रहा है किसकी बात होगी यहाँ पे, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। आपको क्या लग रहा है बताओ, नाम पढ़ के समरी क्या लग रहा है कि यानी क्या होगा, जो फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उनकी समरी होगा। तो वही चीज़ है, बस वही चीज़ है, यहाँ पे देखो वही लिखा है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, ड्राइव्ड फ्रॉम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब क्या होते हैं, फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं ना उन्हीं से ही बनाए जाते हैं, उन्हीं से ही बनाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है इनके अंदर, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन लेस डिटेल देन फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनमें क्या होते हैं, जो कंप्लीट वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं अपने फुल वाले, उनसे कम डिटेल होती है, उनसे कम डिटेल होती है। लेकिन जो डिटेल जितनी भी होती है वो सारी क्या होती है, वो सारी की सारी कंसिस्टेंट होती है। मतलब ऐसे नहीं कि मान लो फुल वालों में जो टोटल इनकम दिखे, एंटिटी की टोटल इनकम वो मान लो दिखे 200 करोड़, तो समरी वालों में वो दिखा देंगे 250 करोड़। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, 200 करोड़ ही दिखेगी। लेकिन लेस डिटेल का मतलब क्या है, इसका मतलब समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होती है, लेस डिटेल्स होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या करेगी एंटिटी, जैसे एक एग्जांपल लूँ, पी&एल बनाते हैं, पी&एल में क्या आते हैं 50-60 आइटम आते हैं ना, 50 से 60 आइटम आते हैं एक पी&एल में। तो एंटिटी इसमें क्या दिखाएगी, समरी वाले में मान लो लगभग बस 20 आइटम्स आएंगे। कैसे, एंटिटी क्या कर देगी, इन्फॉर्मेशन को एग्रीगेट कर देगी, एग्रीगेट कर देगी। मतलब कई सारे इनकम को अदर इनकम करके इस तरह से दिखा देगी, कई सारे एक्सपेंस को अदर एक्सपेंस करके दिखा देगी। इस तरह से क्या हो जाता है, इसमें डिटेल कम होती है, डिटेल में नहीं दिखाई जाती। ऐसी जो डिस्क्लोजर दिखाते हैं हम, तो क्या होते हैं, हम 80 से 100 डिस्क्लोजर भी आ जाते हैं। एंटिटी की जो बैलेंस शीट नोट अकाउंट्स बनते हैं, एंटिटी के जो नोट अकाउंट्स बनते हैं उनमें कितने डिस्क्लोजर आ जाते हैं, अराउंड 80 से 100 डिस्क्लोजर भी आ जाते हैं। लेकिन जब एंटिटी क्या करेगी, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी ना, उसमें जब एंटिटी क्या देगी, डिस्क्लोजर देगी, तो इसमें अराउंड मान लो 20 डिस्क्लोजर तक, अराउंड 10 डिस्क्लोजर 20 डिस्क्लोजर, बस इतने डिस्क्लोजर आएंगे, बस इतनी डिस्क्लोजर देगी। तो ये होते हैं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो एक स्पेशल बात कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनकी ऑडिट करता कौन है, सेम ऑडिटर, और कोई दूसरा ऑडिटर नहीं कर सकता। सेम ऑडिटर मतलब जिसने फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट की है ना, वही समरी वाले की ऑडिट कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता, कोई दूसरा गलती से भी नहीं कर सकता। क्यों, समरी वाले में ऑडिटर को कुछ अलग काम नहीं करना रहेगा कि स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने रहेंगे, कुछ भी नहीं करना। समरी का मतलब भी क्या है, कंप्लीट वालों से बस उठा करके डाटा डाल दिया गया, बस वही डाटा डाल दिया गया, बस कम डिटेल डाल दी गई। तो ऑडिटर को बस टिक टिक करना है, चेक करना है और कुछ नहीं करना है। इस कारण से सेम ऑडिटर ही करता है। अब एक डाउट आ रहा होगा कि सर की जो एंटिटी है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती क्यों है, तो इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। पहला है वॉलंटरीली कि भी एंटिटी क्या कर सकती है अपनी मर्जी से, कि भी मैनेजमेंट का खुद का मन करे एंटिटी का कि हम क्या करें, अपने यूजर्स को कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दे, लेकिन उनकी समरी बना करके भी दे दे। एंटिटी का खुद का मन कर रहा है तो एंटिटी क्या कर सकती है, अपने यूजर्स को एक्स्ट्रा में समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके दे सकती है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, मान लो यूजर्स ने बोल दिया, जो बैंक था, बैंक वालों ने बोला कि हमारे लिए क्या करके दो, स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके दो, स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनकी ऑडिट करवा के दो। लेकिन बैंक वालों ने बोला कि ये तो बना के दोगे, इनकी समरी बना के भी दे देना, इनकी समरी बना के भी दे देना। तो इस कारण से एंटिटी इस कारण से बना सकते हैं, यूजर की नीड होने पर भी। तो ये रीजन होते हैं। अब आओ नेक्स्ट टॉपिक पर, क्या है एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। मतलब ऑडिटर को देखना है कि इस ऑडिट को, कि मेरे पास जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट आई है इसको मैं एक्सेप्ट करूं या फिर ना करूं, मना कर दूं, ये देखना है। तो सबसे पहले तो ये देखना है एक्सेप्ट एंगेजमेंट ओनली व्हेन ऑडिटर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम विच समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिराइव्ड। ये बात वही लिख दी कि सेम ऑडिटर होना चाहिए। मतलब जो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है, अगर उसी को एंटिटी बोल दी है तू क्या कर दे, हमारे समरी वाली की ऑडिट कर दे, तो ऑडिटर को वो ऑडिट एक्सेप्ट कर लेनी है, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करनी। कोई दूसरे सीईओ को बोल दी एंटिटी तो उसको गलती से भी एक्सेप्ट नहीं करनी। अब लेकिन ऑडिटर को कई बातें और ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या देखना पड़ेगा, आप देखो, और क्या देखना पड़ेगा, ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा कि जो क्राइटेरिया है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, एक्सेप्टेबल और नोट। जैसे हम ऐसे 210 में देखते ना कि एफआरएफ एक्सेप्टेबल और नोट, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है कि नहीं, कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंटिटी बना रही है इसका जो क्राइटेरिया है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्राइटेरिया में क्या क्या देखा जाएगा वो ध्यान से समझना। देखो फैक्टर्स, किन किन बातों को देखेगा ये ऑडिटर, ये चेक करने के लिए कि जो क्राइटेरिया वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। ऑडिटर क्या देखेगा, पर्पज ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ऑडिटर देखेगा कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं ये जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समरी है या स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समरी है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मान लो बैंक वालों ने बोला था एंटिटी को, बैंक वालों ने कि क्या करना, स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और इनकी समरी बना के दे देना।
लेकिन ऑडिटर ने देखा कि एंटिटी क्या कर रही है, एक्स लिमिटेड क्या कर रही है, अपने जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समरी बना रही है। एंटिटी क्या कर रही है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या कर रही है, समरी बना रही है। जबकि बैंक वालों ने क्या बोला था, स्पेशल पर्पस की समरी बनाओ। तो ऑडिटर क्या बोलेगा, यहाँ पे तो क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये था पहला सिंपल सा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखो, नेचर ऑफ एंटिटी कि एंटिटी कौन से नेचर के, ट्रेडिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर है, या एनपीओ वगैरह। जैसे एनपीओ वालों को क्या बनाना पड़ता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एक एग्जांपल लूंगा, हमने एक्स लिमिटेड है, ये एनपीओ वगैरह नहीं है, लेकिन ये क्या कर रही है, अपनी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है ना, उसमें पी&एल की जगह क्या बना देती है बताओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना देती है। तो ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। फिर देखो नेक्स्ट, एकदम सिंपल सा लिखा है, इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ इंटेंडेड यूजर्स। और ऑडिटर क्या करेगा, और ऑडिटर मैनेजमेंट से पूछेगा कि आपने जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं उसमें यूजर की नीड्स को तो ध्यान रखा है ना। मान लो बैंक वालों ने बोला था कि भाई आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे देना, और उसमें कुछ स्पेशल डिस्क्लोजर है वो तो जरूर देना ही देना, मतलब जो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने दी है वो डिस्क्लोजर आपको कुछ तो देने ही देने हैं, मतलब गारंटी की कुछ एसेट्स के रिगार्डिंग, कुछ लायबिलिटीज के रिगार्डिंग आपको डिस्क्लोजर देनी है। तो ऑडिटर पूछेगा कि आपने स्पेसिफिक यूजर्स की नीड्स को भी ध्यान में रखा है ना समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त, तो ये बात पूछेगा। वो लास्ट क्या देखेगा कि जो क्राइटेरिया मिसलीडिंग तो नहीं है ना, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसको समझा देता हूं मैं एक एग्जांपल लेके। मान लो बैंक वालों ने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना देना, और उसमें कुछ मेजर एसेट्स तो आप अलग से दिखा देना, मतलब उनको एग्रीगेट करके मत दिखाना, अलग से दिखा देना। तो एंटिटी ने क्या किया, एंटिटी ने क्या किया, अपनी बैलेंस शीट में, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट में उन मेजर एसेट्स को मान लो अलग से दिखा दिया, उनको क्या कर दिया, एकदम अलग से दिखा दिया। लेकिन ये जो मेजर एसेट्स थी ना, ये मेजर एसेट्स ये एंटिटी ने लोन लेके परचेस करी थी, लोन लेकर के, और इसका डिस्क्लोजर एंटिटी ने कंप्लीट आलो में तो दे रखा था। लेकिन एंटिटी क्या कर रही है, जब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है तो इन मेजर एसेट्स का जो डिस्क्लोजर है कि लोन लेके खरीदी गई है, कि जो मेजर एसेट्स हैं ये तो लोन लेके खरीदी गई है, ये डिस्क्लोजर एंटिटी समरी वाले में नहीं दे दी। बताओ, तो एंटिटी क्या कर रही है, मिसलीडिंग वाला काम कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑडिटर ऐसा पूछ लेगा, अभी देखो कुछ चेक नहीं करा ऑडिटर, अभी कुछ भी चेकिंग नहीं करा, अभी तो ऑडिटर पूछ रहा है मैनेजमेंट वालों से कि ऐसा तो नहीं है ना कि जो क्राइटेरिया मिसलीडिंग तो नहीं है ना, आपने यूजर की नीड्स को ध्यान में तो रखा है ना, पर्पज तो सही है ना, वो नेचर ऑफ एंटिटी उस अकॉर्डिंग तो आप सारी चीजें बना रहे हो ना, पी&एल वगैरह, ये सब चेक करेगा। अब देखो अब क्या लिखा है, criteria may also be established by recognized organization. In this case, auditor may presume that criteria are acceptable. ये बहुत स्पेशल बात लिख दी, नोट, ये एमसीक्यू पर्पज से काम का है, बस एमसीक्यू पर्पज से रटना नहीं है आपको। कि रिकॉग्नाइजेशन एग्जांपल लेता हूँ, मान लो सेबी ने क्या कर रखा है, क्राइटेरिया दे रखा है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। सेबी ने बता रखा है कि आपको समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाने हैं, उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन एग्रीगेट कर सकते हो, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको अलग से दिखानी है, कौन कौन से डिस्क्लोजर आपको देनी है, ऐसे सेबी ने क्राइटेरिया दे रखा है। तो अगर एंटिटी क्या कर लेती है, एंटिटी अगर सेबी वाले क्या कर लेती है, फॉलो कर लेती है क्राइटेरिया, तो ऑर्डर क्या मानेगा, इसको तुरंत क्या मानेगा, ये तो एक्सेप्टेबल है। ऑर्डर को फिर कुछ ध्यान नहीं देना, ऑर्डर क्या मानेगा, एक्सेप्टेबल है। इस तरह से देखना है। अब देखो नेक्स्ट, मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हम क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि हमें ऑडिट एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो सेम ऑडिटर होना चाहिए, फिर हमने देखा क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है कि नहीं, फिर हमने ये देखा। अब देखो मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, याद थोड़ा से 210 में हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट से क्या करते हैं, एग्रीमेंट लेते हैं। क्या एग्रीमेंट लेते हैं कि मैनेजमेंट लिख करके दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ बना के देगा, तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन ला करके देगा, मुझे एविडेंस लेने से रोकेगा नहीं, ये बातें लिखाते हैं। इधर भी हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट से कई सारे एग्रीमेंट करेंगे ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले। क्या क्या एग्रीमेंट करेंगे, पहला तो एकदम जैसा सेम लिख गया कि प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया। एग्रीमेंट करेंगे मैनेजमेंट को बोलेंगे कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट तेरी है, मेरे को नहीं बोलेगा कि मैं बना दूं, नहीं, तेरी जिम्मेदारी है, तेरे को बना के देने हैं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया। फिर देखो अब स्पेशल बातें आ रही है, और क्या बोलेगा, और मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट करेगा कि मैनेजमेंट को क्या करना होगा, टू मेक दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल टू यूजर्स ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट डिफिकल्टी। ऑडिटर बोलेगा मैनेजमेंट को कि मेरे साथ एग्रीमेंट कर कि तू क्या करेगा, तू जिन भी अपने यूजर्स को क्या देगा, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगा ना, समरी वाले, उनको तू क्या करेगा, उनको कंप्लीट वाले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट वाले भी तू क्या करेगा, देगा ही देगा। ऐसे नहीं कि ओनली समरी वाले ही पकड़ा दे, उनको एक तरह से चूरन नहीं देनी, कंप्लीट वाले भी देने हैं। तो इसके लिए ऑडिटर देखो क्या क्या चीज देख सकते हैं, क्या क्या चीज बोल सकते हैं, मैनेजमेंट को बोल सकते हैं या तो तू क्या करना, रेडी एक्सेस कर देना उनका, मतलब समरी वालों के साथ ही पकड़ा देना, या फिर समरी वालों में क्या डाल देना, कोई क्यूआर कोड डाल देना कि वो क्या कर ले, क्यूआर कोड स्कैन करके कंप्लीट वाले वहीं से ही देख ले। या फिर तू क्या करना, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिक रिकॉर्ड पे डाल देना। इस तरह से मैं क्या कर रहा हूं, ऑडिटर एग्रीमेंट करना चाह रहा है किससे, मैनेजमेंट से, कि क्या करना, कंप्लीट वालों को पब्लिक रिकॉर्ड पे डाल देना, जिसे जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर से वो क्या कर ले, कंप्लीट वाले भी चेक कर पाए। लेकिन अगर तू ये दोनों काम नहीं करता तो तुझे क्या करना पड़ेगा, तुझे अपनी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्राइब करना होगा क्लियरली फ्रॉम वेयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल। तुझे अपनी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लियरली डिस्क्लोज करना होगा कि जो कंप्लीट वाले
फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कहाँ से मिलेंगे, तुझे साफ साफ बताना होगा यूजर्स को कि वो कहाँ से मिलेंगे। इस तरह से ऑडिटर क्या कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है। एग्रीमेंट कर रहा है, तुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी, तुझे क्या करना पड़ेगा, अपने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को कंप्लीट वाले भी देने होंगे। तो इस कारण से ऑडिटर क्या करेगा, ये एग्रीमेंट भी मैनेजमेंट के साथ करेगा। और लास्ट बात तो देखो कि टू इंक्लूड द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लास्ट एग्रीमेंट क्या करेगा कि टू इंक्लूड द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट कंटेनिंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट करेगा कि मैनेजमेंट जब कभी भी तू क्या करेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट में, मान लो एनुअल रिपोर्ट में, जब कभी भी तो अपनी एनुअल रिपोर्ट में क्या डालेगा, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डालेगा ऑडिटेड वाले, तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके साथ मेरी रिपोर्ट भी डालनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि अकेले क्या कर दे, अकेले समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी डाल दे, ऐसा नहीं, तेरे को मेरी रिपोर्ट भी डालनी पड़ेगी। ये एग्रीमेंट करेगा। तो अगर ये सारी बातें क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो ऑडिटर क्या कर लेगा, ऑडिटर एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये बात लिखी है। इफ ऑडिटर कंक्लूड दैट क्राइटेरिया क्या है, अनएक्सेप्टेबल है, क्राइटेरिया क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है, या फिर मैनेजमेंट क्या नहीं कर रहा, एग्रीमेंट नहीं बना रहा, बोल रहा है मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैनेजमेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए तैयार ही नहीं रहा, तो ऑडिटर ये जो एंगेजमेंट आई है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ऑडिटर इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ऑडिटर इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो इसमें क्या क्या याद करना है, ऊपर तो सब रीड करना था, इसमें आपको ये याद करना है अप्लाइड क्राइटेरिया वाली बात। इसमें जो फैक्टर्स हैं, इस पे आई सी क्वेश्चन आएगा, इस लाइन पे फैक्टर्स वाली लाइन पे, तो आपको 4 पॉइंट्स याद करने हैं। इसका अगर आप निमोनिक बनाना चाहो तो बना लो, पिन, पी से पर्पज, आई से इंफॉर्मेशन नीड्स, एम से नेचर ऑफ एंटिटी और एन से नोट मिसलीडिंग। फिर ये जो नोट है ये तो आपको क्या करना है, बस एमसीक्यू पर्पज से रीड करना है, ये तो एमसीक्यू पर्पज से रीड करना है नोट तो। फिर मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी आप याद कर लेना, इस पर ऐसे अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हो, बहुत सिंपल बातें लिखी हैं इसमें, समझ के करोगे तो आराम से याद हो जाएंगी। तो इसको भी आपको क्या करना है, याद करना है, लर्न करना है। और लास्ट ये तो बस आपको रीड करनी है, लास्ट बात ये आपको बस रीड करनी है। फिर आ जाओ आप देखो, नेचर ऑफ प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय ऑडिटर। ऑडिटर क्या प्रोसीजर लगाएगा, जब ऑडिटर क्या कर रहा है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है, तो इसे काम क्या करना है। अब देखो यहाँ पे ऑडिटर को कभी भी, जब ऑडिटर क्या कर रहा है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है ना, ऑडिटर को कभी भी स्टैंडर्ड सप्लाई नहीं करनी कि वो ऐसे 200 से लेकर 700 की सीरीज के सारे स्टैंडर्ड सप्लाई करेगा, कुछ भी काम नहीं करना। क्यों नहीं करना, कि ऑडिटर ने ऑलरेडी कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर दी है, और समरी वाले क्या किए गए हैं, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कंप्लीट वाले ही बनाए गए हैं, तो ऑडिटर को कुछ अलग काम नहीं करना, कुछ भी अलग काम नहीं करना, बस चेक करना, कुछ चीजें एकदम बच्चों वाली चीजें चेक करनी है। देखो क्या क्या चेक करना है, सबसे पहले देखो क्या चेक करना है, इवैल्यूएट वेदर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडुकेटली डिस्क्लोज द समराइज नेचर। इसका मतलब क्या है, ऑडिटर ये देखेगा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने समराइज नेचर को शो कर रहे हैं क्या, डिस्क्लोज कर रहे हैं क्या। ऐसा नहीं कि यहाँ पे डिस्क्लोजर की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टाइटल की। देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि टाइटल, जैसे एंटिटी क्या कर रही है, एंटिटी अलग से समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टाइटल दे दिए ना, स्पेशल टाइटल। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राइड फ्रॉम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। इस तरह से एंटिटी अलग से टाइटल दे दिए ना समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। मतलब इतनी सिंपल सी चेक करनी है, ये तो कोई बच्चा भी चेक कर लेगा, इतनी सिंपल सी चीज। अब देखो अब क्या क्या चेक करेगा, यहाँ पे भी सारी बातें एकदम सिंपल लिखी है, जो भी काम हमने ऊपर किया ना ये सारी बातें चेक करेगा, सारी की सारी। अब देखो ऊपर जो हमने एक्सेप्ट करने से पहले जो भी काम कर रहे हैं उसमें तो हमने क्या किया, हमने कोई काम नहीं किया, हमने तो बस क्या किया है, मैनेजमेंट से डिस्कस किया है, मैनेजमेंट ने डिस्कस किया है बस कि भी क्राइटेरिया तो सही है ना, तू क्या करेगा, तू मुझे सारी इन्फॉर्मेशन ला के देगा, तू क्या करेगा, क्राइटेरिया को अकॉर्डिंग क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके देगा, और तू क्या करेगा, यूजर्स को, समरी वाले यूजर्स को क्या करेगा, कंप्लीट वाले भी कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रोवाइड कराएगा। ये सारी बातें क्या कर रहा था, उस मैनेजमेंट से एग्रीमेंट कर रहा था, चेक नहीं कर रहा था। अब ये सारी बातें ही चेक करेगा। आप देखो सेकंड पॉइंट, ऑडिटर क्या करेगा, इवैल्यूएट वेदर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल टू यूजर्स ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताओ सेम टू सेम वही बातें छाप दी। मतलब अब ऑडिटर को एक्चुअल में चेक करना है क्या मैनेजमेंट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अवेलेबल करा रहा है कि नहीं करा रहा, उसके लिए कोई तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा। और अगर मान लो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, व्हेन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट अकम्पनीड बाय ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इवैल्यूएट वेदर दे क्लियरली डिस्क्राइब फ्रॉम वेयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल। अगर मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मैनेजमेंट समरी वाले के साथ कंप्लीट वाले नहीं दे रहा, तो ऑडिटर ये चेक करेगा क्या मैनेजमेंट अपने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साफ साफ डिस्क्लोज तो दे रहा है ना, डिस्क्लोजर तो कर रहा है ना कि कंप्लीट वाले कहाँ से मिलेंगे, कंप्लीट वाले कहाँ से मिलेंगे, ये तो डिस्क्लोजर कर दे रहा है ना मैनेजमेंट। और देखो और क्या देखेंगे, इवैल्यूएट वेदर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया तो बनाया ना। देखो पर एग्रीमेंट क्या कर रहा था कि मैनेजमेंट तेरी जिम्मेदारी है क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया बनाने की। ऊपर से सिर्फ एग्रीमेंट कर रहा था, चेक नहीं कर रहा था एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, ऑडिटर एक्चुअल में चेक करेगा कि मैनेजमेंट ने जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया बनाए है कि नहीं, कि जो नीड्स है यूजर्स की जो नीड्स है उनको ध्यान में रखा है कि नहीं, वो सब देखेगा। और क्या देखेगा कि वेदर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्री विथ इंफॉर्मेशन इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने क्या बताया था कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं क्या होते हैं, कंप्लीट वालों की समरी होते हैं, उन्हीं से बनाए जाते हैं।
बस इनमें क्या होती है, डिटेल कम होती है, कम डिटेल में होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो सेम ही रहती है। इन्फॉर्मेशन थोड़ा चेंज हो जाएगी कि इनकम थी कितनी 200 करोड़, तो वो ऐसे थोड़ा कि समरी वालों में 250 करोड़ दिखेगी या 150 करोड़ दिखेगी, नहीं, वो तो सेम ही रहेगी, वो तो क्या रहेगी, सेम ही। तो ट्रे ये क्या करेगा कि इन्फॉर्मेशन तो एग्री कर रही है ना, ये चेक करेगा। बताओ कितने सिंपल काम है, सारे बच्चों वाले काम आ रहे हैं। और लास्ट क्या देख लेगा कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग तो नहीं है ना। ये भी मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल लेकर बताया था कि ऑडिटर क्या देखता है कि जो क्राइटेरिया वो मिसलीडिंग तो नहीं है ना। तो यहाँ पे ऑडिटर क्या करेगा, एक्चुअल में चेक करेगा। ऊपर तो मैनेजमेंट से पूछ रहा था बस कि क्राइटेरिया मिसलीडिंग तो नहीं है ना, यहाँ पे खुद चेक करेगा, ऐसे ऑडिटर खुद चेक करेगा। तो ये भी हमारी प्रोसीजर्स भी कंप्लीट हुई। अब देखो यहाँ पे प्रोसीजर में आईसी ने 7 पॉइंट्स दे रखे हैं। आपको कोई भी NE5 लर्न करने हैं, NE5 आप लर्न कर लेना यहाँ पे। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। देखो ये क्या है, सब्सिक्वेंट इवेंट टू डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना। पहले कंप्लीट जो होते हैं कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले उनकी ऑडिट कंप्लीट हो जाती है, ऑडिटर उसकी रिपोर्ट बनाता है। उसके बाद होती है किसकी ऑडिट शुरू, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। यानी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो बाद में बनती है। जैसे एग्जांपल लूँ, कंप्लीट वालों की मानो रिपोर्ट बनी कब, ये मान लो बनी अपनी 15 अप्रैल को। कब बनी, 15 अप्रैल को। और मान लो समरी वालों की बन रही है, मान लो कब, ये बन रही है मई में, मान लो 10 मई को बन रही है। इसकी रिपोर्ट कब बन रही है, मान लो 10 मई को बन रही है, किसकी, समरी वालों की। तो अब बताओ इसकी रिपोर्ट कब बन रही है, बाद में समरी वालों की। तो 15 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक कुछ क्या होंगे बताओ, कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट हुए होंगे। क्या होंगे, कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए होंगे। तो ये जो सब्सिक्वेंट इवेंट हुए हैं, तो ऑडिटर देखना चाह रहे हैं इनको मेरे को कंसिडर करना है कि नहीं करना। तो यहाँ पे बोल दिया गया बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना, बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना। नोट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट दी सब्सिक्वेंट इवेंट। क्यों, सिंस समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ से बनाए जाते हैं, बताओ, फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसे सब्सिक्वेंट इवेंट जो बताओ कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आ रहे, तो वो समरी वाले में क्यों आएंगे, तो उसमें तो आने नहीं चाहिए। इस कारण से बोला गया कि ऐसे सब्सिक्वेंट इवेंट को ऑडिटर को कंसिडर ही नहीं करना। ये रीजन है कि जो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आ रही, वो समरी वालों में कैसे आएगी, क्योंकि समरी वाले तो किससे बनाए जाते हैं, कंप्लीट वालों से। ये रीजन है इसका। ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक एकदम इजी, ऑडिटर्स ओपिनियन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फॉर्म ऑफ ओपिनियन। तो देखो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 टाइप्स के ओपिनियन होते हैं, या तो अनमोडिफाइड या फिर मॉडिफाइड। अब मॉडिफाइड में वैसे क्या होते हैं, 3 होते हैं, या तो क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर। लेकिन कभी भी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मॉडिफाइड ओपिनियन अलग अलग टाइप का नहीं होता, बस एक ही टाइप का होता है। कौन सा, एडवर्स, बस अलग अलग होता ही नहीं है। अब देखो आईसी ने यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आईसी ने इसकी लैंग्वेज दे रखी है कि अगर ऑडिटर मान लो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अनमोडिफाइड ओपिनियन देता है, तो ऑडिटर क्या लैंग्वेज लिखेगा, और अगर मॉडिफाइड देता है ऑडिटर, तो क्या लैंग्वेज लिखेगा, वो दे रखा है। लेकिन अनमोडिफाइड कब देगा, मॉडिफाइड कब देगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ऑडिटर ने क्या करा, ऑडिटर ने प्रोसीजर्स लगाई, ऑडिटर को कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली। ऑडिटर ने देखा टाइटल भी एकदम सही है, एंटिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बना रही है, सब कुछ सही है, तो ऑडिटर क्या दे देगा, अनमोडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड कब देगा, ऑडिटर ने देखा कि टाइटल भी खराब है, एंटिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं बना रही, एंटिटी यूजर्स को क्या नहीं कर रही, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंप्लीट वाली नहीं दे रही, तो ऑडिटर क्या दे देगा, मॉडिफाइड दे देगा। लेकिन मॉडिफाइड कभी भी हम डायरेक्टली नहीं देते। याद करो, जब हमें कोई बड़ी गलतियां मिलती है तो हम क्या करते हैं, पहले मैनेजमेंट के पास TCWG के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं गलतियां सही कर दो। अगर वो गलतियां सही नहीं करते तो हम क्या देते हैं, मॉडिफाइड देते हैं। तो देखो इधर भी वही लिखा है कि हम क्या करेंगे, डायरेक्टली नहीं करेंगे। अगर मैनेजमेंट क्या करता है, चेंजेस नहीं करता, मैनेजमेंट क्या नहीं करता, गलतियों को सही नहीं करता, तो हम क्या देंगे, मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज जो लिख दी, ऑडिटर लैंग्वेज क्या यूज करेगा, फॉर्म ऑफ ओपिनियन क्या यूज करेगा। तो ऑडिटर क्या लिखेगा, अगर ऑडिटर क्या देते हैं अनमोडिफाइड ओपिनियन, ऑडिटर लिखेगा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया। या फिर कौन सी लैंग्वेज लिख सकता है, ऑडिटर लिख सकता है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फेयर समरी एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया। इन दोनों लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज यूज करेगा। लेकिन अगर मॉडिफाइड देते हैं तो ऑडिटर क्या लिखेगा, अब देखो कितना सिंपल था। अब ऑडिटर क्या लिखेगा कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट कंसिस्टेंट, या फिर क्या लिखेगा, आर नॉट फेयर व्यू, आर नॉट फेयर समरी, बस नोट वर्ड लगा देगा। इस तरह से ऑडिटर क्या करेगा, लैंग्वेज लिखेगा। अब एक डाउट आ रहा होगा आपको कि सर यहाँ पे आपने 2 लैंग्वेज बताई, एक तो कंसिस्टेंट वाली, एक फेयर समरी वाली, तो ऑडिटर यूज कौन सी करेगा। तो देखो यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, तो ये पहला नोट MCQ पर्पज से है, ये MCQ पर्पज से कि कौन सी लैंग्वेज यूज करेगा। तो ऑडिटर क्या करेगा, इसके लिए ऑडिटर एग्री विथ मैनेजमेंट ऑन फॉर्म ऑफ ओपिनियन। ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट से एग्रीमेंट करेगा कि कौन सा ओपिनियन दूंगा, मैनेजमेंट के साथ बैठ करके एग्री करेगा कि मैं कौन सा फॉर्म ऑफ ओपिनियन दूंगा, फेयर समरी वाला दूंगा या कंसिस्टेंट दूंगा। तो ये ऐसे करेगा। अब देखो सेकंड नोट, इस पर तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है
क्या बोला गया है, इफ लो रेगुलेशन प्रेस्क्राइब डिफरेंट वर्डिंग ऑफ ओपिनियन, मान लो लो रेगुलेशन क्या करते हैं, इन दो लैंग्वेज के अलावा भी, ये जो दो लैंग्वेज है कौन सी, कंसिस्टेंट वाली फिर समरी वाली, इसके अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज बता देते हैं, तो वोटर को वहां पे क्या करना रहेगा, तो बोला गया ऐसे केस में वोटर को एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स लगानी पड़ेगी थोड़ी सी। आप बोलोगे सर कौन सी एक्स्ट्रा प्रोसीजर, मान लो लो रेगुलेशन की लैंग्वेज इस तरह से लिखी गई है, उसकी वजह से वोटर को कुछ थोड़े बहुत एक्स्ट्रा काम करने पड़ जाए, तो वोटर को वो काम भी वहां पे करने पड़ेंगे, थोड़े बहुत काम करने पड़ेंगे। और वोटर ये भी देखेगा, वोटर ये देखेगा इवैल्यूएट वेदर यूजर्स माइट मिसअंडरस्टैंड द ओपिनियन, इफ सो वेदर एडिशनल एक्सप्लेनेशन इन ऑडिटर रिपोर्ट कैन मिटिगेट द मिसअंडरस्टैंडिंग। वोटर ये देखेगा कि लो रेगुलेशन क्या बता रहे हैं, डिफरेंट वर्डिंग बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, डिफरेंट वर्डिंग ऑफ ओपिनियन बता रहे हैं। वो अगर वोटर को लग रहा है कि ये जो लैंग्वेज मैं लिखूंगा कौन सी वाली, लो रेगुलेशन वाली, हो सकता है ये जो लैंग्वेज लिखूंगा इससे क्या हो जाए, यूजर्स मिसअंडरस्टैंड कर ले, कि यूजर्स कंफ्यूज हो जाएं, तो वोटर क्या कर सकता है, एडिशनल एक्सप्लेनेशन भी दे सकता है, एडिशनल एक्सप्लेनेशन भी दे सकता है ताकि यूजर्स कंफ्यूज ना हो। बस इतनी सी बात लिखी है, इतनी सी बात लिखी है, तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। ये भी अच्छा टॉपिक है और एकदम सिंपल सा है। देखो ऊपर तो क्या लिखी हुई है, लैंग्वेज लिखी हुई है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। और जो पहला पॉइंट है कि भाई हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा ओपिनियन दे, कौन सी फॉर्म ऑफ ओपिनियन दे, तो मैनेजमेंट के साथ एग्री करके ये तो रीड करना है। और लो रेगुलेशन वाला, इस पर पता नहीं ऐसे का तो मन कर जाए, वैसे इतना काम का तो है नहीं, लेकिन ऐसे का मन कर जाए तो ऐसे क्या कर सकता है, इस पर भी अलग से क्वेश्चन बना सकता है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, देखो वही रेफरेंस वाला, रेफरेंस इन ऑडिटर रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट द मैटर्स इंक्लूडेड इन ऑडिटर रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि ऑडिटर क्या कर रहा है, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा था, उसकी उसने क्या करी, रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट में कुछ मैटर्स आ रहे हैं, क्या मैटर्स आ रहे हैं, गोइंग कंसर्न, क्योडिट मैटर, रिव्यू एमओ, मदर इन्फॉर्मेशन, ऐसे कई सारे मैटर आ रहे हैं। तो ऑडिटर देखेगा कि इसका मैं रेफरेंस दूं कि नहीं समरी में। तो अब ध्यान से सुना, ये टॉपिक कहाँ पे भी आया था, ऐसे 805 में, वहाँ पे हम देखते थे कि ये जो मैटर आ रहे हैं कहाँ पर, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में, तो उनका रेफरेंस दे कि नहीं, हम वहाँ पे हम ये देखते थे रेफरेंस दे कि नहीं। लेकिन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में ध्यान से सुनना, वोटर ये चेक नहीं करेगा कि मैं रेफरेंस दूं कि नहीं दूं, वोटर को हमेशा ही क्या करना है, हमेशा ही रेफरेंस देना है, वोटर को हमेशा ही रेफरेंस देना है। बस यहाँ पे तो ऐसे नहीं क्या बताया कि रेफरेंस देंगे कैसे, वो यहाँ पे ऐसे नहीं बताया, रेफरेंस देंगे कैसे वो यहाँ पे बताया ऐसे नहीं। लेकिन यही ध्यान से सुन लेना, वापस बता देता हूँ, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में वोटर हमेशा क्या देगा, रेफरेंस देगा ही देगा। अगर कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट में अगर की ऑडिट मैटर पैर आ रहा है, यूएम पैर आ रहा है, अदर मैटर पैर आ रहा है, अदर इन्फॉर्मेशन पैर आ रहा है, ऑडिटर क्या करेगा, गारंटी उसमें क्या देगा, रेफरेंस देगा ही देगा। अब रेफरेंस कैसे देना, देखो कितना सिंपल था, ऑडिटर रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो कंटेन द फॉलोइंग। ऑडिटर क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट में क्या लिख देगा, साफ साफ लिख देगा, स्टेट की ऑडिटर बता देगा साफ साफ कि जो कंप्लीट वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, उनमें क्या है, उनमें गोइंग कंसर्न पैरा है, उनमें क्यों ऑडिट मैटर पैरा है, उनमें यूएमओ पैरा है, इस तरह से लिख देगा। और फिर क्या करेगा, और बता देगा डिस्क्राइब द मैटर, उस मैटर को बता देगा कि क्या मैटर हुआ है। जैसे क्यों ऑडिट मैटर पैरा है तो उस मैटर को लिख देगा कि कौन सा मैटर, क्यों ऑडिट मैटर पैरा है, उसके बारे में सारा लिख देगा। इस तरह से ऑडिटर बताएगा। अब आप बोलोगे सर ये रेफरेंस देते कौन से पैरा में है, भाई हम जब रिपोर्ट बनाते हैं कौन से पैरा में देंगे, तो वैसे तो भी हम देख ही लेंगे जब इसकी रिपोर्ट देखेंगे। ये जो रेफरेंस दिया जाता है ना, इसके लिए एक अलग से पैरा बनता है, रेफरेंस पैरा, उसमें सारे रेफरेंस दिए जाते हैं, सारे रेफरेंस। अब देखो नेक्स्ट कि अगर क्या है, फाइनेंशियल कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने क्या दिया, मॉडिफाइड ओपिनियन दिया, मॉडिफाइड ओपिनियन। तो ऑडिटर कैसे रेफरेंस देगा, देखो अगर क्वालिफाइड ओपिनियन दिया तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन दिया तो ऑडिटर क्या करेगा, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में, ध्यान से सुना, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में एक रेफरेंस दे देगा, ओनली रेफरेंस देगा और कुछ नहीं करेगा, और कुछ नहीं करेगा, रेफरेंस दे देगा क्या कि क्या है, बोल देगा कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में क्या है, क्वालिफाइड ओपिनियन है। फिर बता देगा इस मैटर को कि किस मैटर की वजह से क्वालिफाइड ओपिनियन दिया गया था, मतलब उसका रीजन बता देगा, डिस्क्राइब द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, और उसका इफेक्ट बता देगा कि समरी वाले पे कोई इफेक्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। इसका चलो एग्जाम्पल ले भी लेता हूँ, मान लो ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया था किस पे, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर पे, कंप्लीट वालों में। अब मान लो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम कैसे बनाते हैं, हम कई सारे एक्सपेंडिचर को एग्रीगेट कर देते हैं। मान लो जो फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर है उसको समरी वालों में अलग से दिखाया ही नहीं जा रहा, अलग से दिखाया नहीं जा रहा, तो ऑडिटर बोल देगा कि यहाँ पे समरी वालों पे कोई इंपैक्ट भी नहीं आ रहा इस चीज़ का, इस तरह से बता देगा। और ओपिनियन, समरी वाले पे ओपिनियन कैसे देगा, ओपिनियन तो कैसे देखा, देखो इस अकॉर्डिंग ही देगा, इस अकॉर्डिंग ही देगा, जो हमने ऊपर देखा कि ऑडिटर क्या लगाएगा, अपनी प्रोसीजर लगाएगा, प्रोसीजर लगाने पे अगर ऑडिटर को कोई गड़बड़ी नहीं मिली तो ऑडिटर क्या दे देगा, अनमोडिफाइड ओपिनियन। और अगर ऑडिटर को गड़बड़ी मिलती है समरी वालों में तो ऑडिटर क्या दे देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन। यहाँ पे तो बस क्या कर रहा है, ओनली रेफरेंस दे रहा है, ओनली क्या कर रहा है, रेफरेंस, कि कंप्लीट वालों पे क्या था, क्वालिफाइड ओपिनियन था वो बताएगा, और क्यों था वो बता देगा, बस इतना था, एक रेफरेंस देना है, रेफरेंस पैरा में। अब देखो लेकिन अगर क्या है, कंप्लीट वालों पे क्या है, एडवर्स या डिस्क्लेमर है, मतलब कंप्लीट वालों फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, एडवर्स ओपिनियन है, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही खराब है, परवेसिव इंपैक्ट है, तो ऑडिटर क्या करेगा, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में साफ साफ बोलेगा कि कंप्लीट वालों में क्या है, एडवर्स डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है। फिर बताएगा, उस मैटर को बता देगा कि एडवर्स डिस्क्लेमर क्यों दिया था कंप्लीट वालों पे। और सबसे मेन पॉइंट देखो, इसको ध्यान से पढ़ना, ऑडिटर साफ साफ बोल देगा, इट इज इनएप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर साफ साफ बोल देगा
क्योंकि क्योंकि कंप्लीट वालों पे क्या है, एडवर्स डिस्क्लेमर है, इसलिए मैं समरी वालों पे ओपिनियन ही नहीं दे रहा। वोटर साफ साफ बोल देगा मैं समरी वालों पे ओपिनियन ही नहीं दे रहा। क्यों बताओ, जब कंप्लीट वाले पूरे ही खराब है, मतलब एडवर्स का मतलब क्या होता है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट आ रहा है, तो यानी उसकी जो समरी बनी होगी सारी गलत बनी होगी। इसलिए वोटर क्या बोल देगा कि मैं समरी वालों पे ओपिनियन ही नहीं दे रहा, उस पर ओपिनियन देने का मतलब ही नहीं है, वोटर ये बोल देगा। मतलब वोटर कोई सा भी ओपिनियन नहीं देगा, ना अनमोडिफाइड ना फिर ये एडवर्स, ये जो मॉडिफाइड ओपिनियन देता है, कोई सा भी ओपिनियन नहीं देगा किस पे, समरी वालों पे। इस तरह से तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। और ये टॉपिक भी बहुत ईजी है याद करने में, बहुत ईजी, 2 मिनट में याद हो जाएगा, 2 मिनट में, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतनी ईजी लैंग्वेज है इसकी। तो इस पे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड का। अब देखो बेसिक एलिमेंट्स आ गए ऑडिटर्स रिपोर्ट के, बेसिक एलिमेंट्स। तो देखो ये ऐसे 700 में भी ऐसे बेसिक एलिमेंट्स, उसके तो क्या थे, ओनली रीड थे एकदम, लेकिन ऐसे का कोई भरोसा नहीं, इस स्टैंडर्ड में क्या पता पूछ ले। लेकिन फिर भी मैं तो आपको क्या ही बोलूँगा, आपको बस रीड करने हैं सारी के सारी चीज़, इसमें जितनी सारी की सारी बस रीड करनी है। एग्जाम में गलती से क्वेश्चन आ भी गया ना, अगर आप रीड करके जाओगे ना, हमेशा रीड भी करोगे, तो गारंटी आप 3 से 4 पॉइंट तो लिखोगे ही लिखोगे, वो गारंटी है आपकी, कम से कम 3-4 नंबर तो आएंगे ही आएंगे। गलती से भी याद करने की मत सोचना, क्योंकि जो बेसिक एलिमेंट्स है ऐसे नहीं बहुत जगह डाल रखे हैं, पॉसिबल ही नहीं है जिट याद करना। अब देखो इसमें क्या है, बेसिक एलिमेंट में पहले वही सेम चीज़ है, टाइटल, एड्रेस, मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखो एकदम सेम चीज़ें, ऑडिटर्स ओपिनियन पैरा, ऑडिटर सिग्नेचर, प्लेस ऑफ सिग्नेचर, डेट ऑफ रिपोर्ट पैरा, एकदम सेम। अब अलग चीज़ें देखो, अलग चीज़ें क्या क्या है, एक है इंट्रोडक्टरी पैरा, इसकी जो सारी चीज़ें आपको गारंटी रीड करनी है, क्योंकि अलग चीज़ें हैं, ये एमसीक्यू में ऐसे ही पूछ सकते हैं। देखो ऑडिटर क्या क्या लिखेगा अपनी रिपोर्ट में, आइडेंटिफाई द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग टाइटल एंड आइडेंटिफाई द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर बता देगा कि देखो मैं ऑडिटेड फाइनेंशियल कंप्लीट वालों की ऑडिट कर रहा हूँ, समरी वालों की भी कर रहा हूँ, और बता देगा कि उनका टाइटल क्या क्या है, कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से है, उनमें कौन सा टाइटल डाला एंटिटी ने। देखो याद करो मैंने क्या बताया था, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में एंटिटी को क्या करना पड़ता है, स्पेशल टाइटल देना होता है। क्या देना होता है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिराइव्ड फ्रॉम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, तो ऑडिटर वो चीजें भी यहाँ पे बता देगा अपनी रिपोर्ट के अंदर। दूसरी बात देखो क्या लिखेगा, ऑडिटर साफ साफ लिख देगा, स्टेट दैट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट द सब्सिक्वेंट इवेंट्स ओकर्ड आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बात मैंने आपको बताई थी कि जो सब्सिक्वेंट इवेंट कब होते हैं, ऑडिटर जब अपनी कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट पे जब रिपोर्ट बना देता है, कंप्लीट फाइनेंशियल पे क्या बना देता है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना देता है, उसके बाद जो भी क्या होते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट, ऑडिटर उनको कंसिडर ही नहीं करता, ऑडिटर उनको कंसिडर ही नहीं करता। तो ये बात भी ऑडिटर क्या कर देगा, अपनी रिपोर्ट में लिख देगा। और लास्ट बात क्या लिखेगा, देखो स्पेशल स्टेटमेंट दैट रीडिंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर रीडिंग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर साफ साफ बोल देगा यूजर्स को कि ऐसा नहीं कि अगर आप क्या कर रहे हो, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड कर रहे हो तो आप कंप्लीट वाली रीड ही नहीं कर रहे, ऐसा नहीं करना। अगर आप समरी वाली रीड कर रहे हो ना, तो आपको गारंटी क्या करना है, गारंटी जो फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनको भी आपको रीड करना ही करना है। ये बात भी लिख देगा, ये बात भी लिख देगा ऑडिटर साफ साफ। और देखो स्पेशल बात, ये वाला पैरा भी आपको कंपलसरी क्या करना है, रीड करना ही करना है। देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रेफरेंस अबाउट मैटर। जो हमने इतने सारे मैटर देखे ना कि ऑडिटर क्या करते हैं, उनका रेफरेंस देता है। और 810 में तो ऑडिटर को गारंटी देना ही देना होता है। देखो ऐसे 805 में तो ऑडिटर ये चेक करता है कि मैं रेफरेंस दूँ कि नहीं दूँ, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक आइटम की ऑडिट रिपोर्ट में रेफरेंस दूँ कि नहीं दूँ, सोचना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, 5 फैक्टर देखने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे उसे कुछ भी नहीं सोचना, गारंटी रेफरेंस देना ही देना है। तो कौन से पैरा में देगा, अलग से पैरा बनाएगा ऑडिटर रेफरेंस अबाउट मैटर्स का, यहाँ पे रेफरेंस डालता जाएगा। और देखो ये पॉइंट भी आपको हमेशा रीड करना है, बस रीड करना है एमसीक्यू पर्पस से। डेट ऑफ रिपोर्ट की डेट बताओ, रिपोर्ट अब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट कब तक साइन नहीं करेगा, जब तक ऑडिटर को सारे के सारे एविडेंस नहीं मिल जाते। मतलब ऑडिटर जब तक अपनी सारी की सारी ये जो प्रोसीजर्स हैं, ये प्रोसीजर्स सारी की सारी नहीं लगा लेता। और साथ ही साथ दूसरी चीज एंड नोट अर्लियर देन डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि जब तक ऑडिटर ने क्या नहीं की, जब तक ऑडिटर ने कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही अभी तक अपनी रिपोर्ट साइन नहीं करी, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट ही साइन नहीं करी जब तक, तो तब तक क्या नहीं कर सकता ऑडिटर क्या नहीं कर सकता, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट भी साइन नहीं कर सकता। पहले क्या होगा, पहले कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट तैयार होगी, उसकी रिपोर्ट साइन होगी, उसके बाद ही क्या हो सकता है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट बन सकती है। तो ये था इसका मतलब। तो ये जो है एक्स्ट्रा वाले आपको रीड करना है। अब एक स्पेशल बात बता देता हूँ, देखो कभी भी बेसिक एलिमेंट्स में, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिक एलिमेंट में देखो की ऑडिट मैटर पैरा, वो मुर्ग पैरा, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न पैरा कभी भी नहीं आते। या ऐसे ही एमसीक्यू में पूछ सकता है, कभी भी नहीं आते, कभी भी नहीं आते। हाँ इनका रेफरेंस जाता है, रेफरेंस किस में जाता है, देखो रेफरेंस अबाउट अलग, एक अलग ही पैरा में जाता है कभी भी। लेकिन ये मत कर देना आप, कभी आप सोचो कि कैम पैरा ही बन जाएगा, मुर्ग पैरा ही बन जाएगा, ये कभी भी नहीं आएंगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या सोचते हैं ये टॉपिक पढ़ के, देखो ये वाला टॉपिक पढ़ के गोइंग कंसर्न वाला, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में क्या एम पैरा यूएम पैरा बन रहे, नहीं वो पैरा नहीं बन रहे। यहाँ पे ऑडिटर के अलग पैरा बना रहे, रेफरेंस पैरा, उसमें बस रेफरेंस दे रहा है, रेफरेंस दे रहा है। तो ये ध्यान रखना, कभी भी क्या एम पैरा और मुर्ग पैरा कभी भी नहीं आती। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पर।
तो देखो ये जो रिपोर्ट है आपको बस क्या करनी है, रीड करनी है। ऑडिटर एसोसिएशन, ये टॉपिक अच्छा है, ये ध्यान से समझना, वैसे सिंपल सा है। देखो क्या लिखा है, ऑडिटर रेफरेंस इन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑडिटेड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट ऑडिटर रिपोर्ट। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का मतलब लो एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट कि एंटिटी ने क्या किया है, एंटिटी ने क्या किया, एंटिटी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में क्या डाल दिए, ऑडिटेड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाल दिए। क्या डाल दिए, ऑडिटेड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन ऑडिटर की रिपोर्ट ही नहीं डाली। बताओ, अब याद करो ऑडिटर ने क्या एग्रीमेंट किया था, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा टॉपिक आता है मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें ऑडिटर क्या एग्रीमेंट करता है, टू इंक्लूड द ऑडिटर रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट करता है, तुझे क्या करना है, तो जब भी क्या करे डॉक्यूमेंट में, मतलब एनुअल रिपोर्ट में क्या दे, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना, तो तेरे को क्या करना होगा, मेरी ऑडिट रिपोर्ट देनी ही देनी होगी। अब बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में मैनेजमेंट क्या कर रहा है, एनुअल रिपोर्ट में समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो डाल रहा है, लेकिन ऑडिटर की रिपोर्ट नहीं डाल रहा। तो ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा, मैनेजमेंट को बोलेगा मेरी रिपोर्ट भी डाल दे, देख मैंने तेरे से स्टार्टिंग में एग्रीमेंट भी किया था, लेकिन मान लो मैनेजमेंट क्या निकलता है, बदतमीज आदमी निकलता है और ये बात नहीं मानता, तो ऑडिटर क्या करेगा, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रिवेंट दी मैनेजमेंट फ्रॉम डूइंग सो। ऑडिटर क्या करेगा, अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा मैनेजमेंट को ऐसा करने से रोकने के लिए। क्या करेगा, या तो TCWG को जाके बताएगा, उसको बोलेगा कि भाई देख मैनेजमेंट बात नहीं मान रहा, क्या करो तुम मेरी रिपोर्ट भी डालो। लेकिन मान लो TCWG भी ऑडिटर की बात नहीं सुनता, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर जाके क्या कर देगा, इस एंटिटी की कंप्लेंट कर देगा किनको, MCA वगैरह को, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वगैरह में। तो ये हो गया पहला टॉपिक, कितना इजी सा था बताओ। अब देखो सेकंड, लेकिन ऑडिटर रेफरेंस इन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अनऑडिटेड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एंटिटी क्या कर रही है, अपनी एनुअल रिपोर्ट में क्या दे रही है, अनऑडिटेड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रही है। तो एक तो ये डाउट आया होगा कि सर अनऑडिटेड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे भी सकते हैं क्या, तो आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बताया था कि एंटिटी क्या कर सकती है, वॉलंटरीली भी क्या बना सकती है, अपने मन से भी क्या बना सकती है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकती है। कि यूजर्स नहीं बोल दिया एंटिटी को कि हमको क्या करके दो, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करा के दो, कोई भी नहीं बोल रहा एंटिटी को। एंटिटी खुद ही क्या कर रही है, एक्स्ट्रा में अपने यूजर्स के लिए एक्स्ट्रा में क्या करके दे रही है, अनऑडिटेड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे रही है। लेकिन एंटिटी क्या कर रही है, ऑडिटर का नाम भी यूज कर रही है उस डॉक्यूमेंट में, एनुअल रिपोर्ट में क्या कर रही है एंटिटी, ऑडिटर का नाम भी यूज कर रही है। तो ऑडिटर यहाँ पे कुछ चीजें कंफर्म करेगा। तो देखो ऑडिटर क्या लिखा है यहाँ पे, ऑडिटर शैल बी सेटिस्फाइड दैट, ऑडिटर कुछ चीजें कंफर्म करेगा। क्या कंफर्म करेगा, सबसे पहला बहुत लॉजिकल पॉइंट लिखा है कि रेफरेंस टू ऑडिटर इज मेड ओनली फॉर ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर ये कंफर्म करेगा कि एंटिटी ने जो मेरा नाम रेफर किया है, वो ओनली कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेफर किया है ना। क्यों, क्योंकि देखो मैंने क्या किया है, मैंने कंप्लीट आलू की तो ऑडिट की है, तो एंटिटी क्या कर सकती है, कंप्लीट आलू के लिए मेरा नाम रेफर कर सकती है। इस कारण से ऑडिटर क्या करेगा कि एंटिटी ने जो मेरा नाम रेफर किया है कंप्लीट आलू के लिए कर रहा है ना। और एक चीज और देखेगा कि एंटिटी ने ऐसा कोई घुमा फिरा के स्टेटमेंट तो नहीं दिया। देखो क्या लिखा है, स्टेटमेंट डज नॉट गिव इंप्रेशन दैट ऑडिटर हैज रिपोर्टेड ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर ये भी कंफर्म करेगा कि एंटिटी ने घुमा फिरा के ऐसा कोई स्टेटमेंट तो नहीं दिया ना जिससे कि यूजर्स पे ये इंप्रेशन जाए, यूजर्स को ऐसा लगे कि ऑडिटर ने तो क्या कर दिया है, ऑडिटर ने तो समरी वालों की भी ऑडिट की है, जबकि समरी वाले तो क्या है, अनऑडिटेड। तो ऑडिटर ये भी क्या करेगा कि एंटिटी ने कोई घुमा फिरा के स्टेटमेंट तो नहीं दिया ना। अब ऑडिटर ने देखा, ये सारी चीजें देखी, तो ऑडिटर को पता लगा कि इनमें से ए और बी में से कुछ मैच नहीं हो रहा। कि या तो क्या किया एंटिटी ने क्या लिख दिया, बताओ, एंटिटी ने लिख दिया कि हमारे ऑडिटर ने क्या किया है, हमारे ऑडिटर ने कंप्लीट वालों की भी ऑडिट की है और समरी वालों की भी ऑडिट की है। जबकि बताओ एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में तो समरी वालों की ऑडिट हुई नहीं, ऑडिट। तो ऐसे केस में क्या होगा बताओ, ऐसे केस में ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलेगा कि टू चेंज द स्टेटमेंट और नोट रेफर द ऑडिटर, बोलेगा मेरा नाम हटा समरी वालों से। ऑडिटर साफ साफ बोलेगा मैनेजमेंट को, तू मेरा नाम रेफर कर, लेकिन ओनली किसके लिए कर, कंप्लीट वालों के लिए कर, क्योंकि मैंने तो देख समरी वालों की तो ऑडिट करी नहीं, तो क्या कर, तू मेरे लिए जो मेरा नाम रेफर कर रहा है ओनली कंप्लीट वालों के लिए कर। इस तरह से बोलेगा मैनेजमेंट को, स्टेटमेंट चेंज करने के लिए बोलेगा। लेकिन मान लो मैनेजमेंट क्या नहीं करता, मैनेजमेंट ऑडिटर की बात नहीं सुनता, तो ऑडिटर क्या करेगा, अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा मैनेजमेंट को ऐसा करने से रोकने के लिए। क्या करेगा अप्रोप्रिएट एक्शन, वही TCWG को जाके बताएगा, वो भी नहीं सुनता तो क्या कर देगा, कंप्लेंट कर देगा। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। और इसमें देखो जो सेकंड वाला है इसकी बस लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी है, सेकंड वाला जो है इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी है, इसमें आपको हल्का सा टाइम लगेगा। जो ऊपर वाला है तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो ये भी आपको याद करना है। अब बात है देखो लास्ट टॉपिक, अदर कंसिडरेशन। इसमें देखो कई सारे टॉपिक हैं कि अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन की आपने क्या दिया है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट ने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दिया है, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन भी दिया। बताओ सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कहाँ देखा था हमने, ऐसे 700 में, और ऐसे 700 करवाया था, तो मैंने आपको बताया भी था कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसे क्या करे आपसे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्वेश्चन पूछे, वो भी किसके रिगार्डिंग, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो आपको सेम वही आंसर छाप देना है 700 वाला। तो ये टॉपिक ध्यान रखना।
फिर देखो नेक्स्ट कंपेरेटिव हमने कहाँ देखा था, SA 710 में। अब इसमें देखो इसको रीड करना है, बस इतना काम करनी है, सिंपल सी बातें लिखी है कि मान लो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंटिटी ने कंपेरेटिव दिए नहीं, मतलब एंटिटी ने करंट ईयर के फिगर तो दिखा दिए लेकिन प्रीवियस ईयर के फिगर दिखाए नहीं, तो ऑडिटर देखेगा ये जो ओमिशन है ये रीजनेबल है कि नहीं। तो ऑडिटर ये देखेगा क्या पता कि जो यूजर थे, मान लो बैंक वालों ने बोला था समरी बनाने के लिए, उन्होंने ही मना कर दिया था एंटिटी को कि आपको प्रीवियस ईयर की फिगर दिखानी नहीं है, तो ऑडिटर क्या बोलेगा ये तो रीजनेबल है। लेकिन मान लो ऑडिटर ने देखा कि ये क्या है अनरीजनेबल, मान लो बैंक वालों ने जिन्होंने समरी बनवाई थी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था कंपेरेटिव के रिगार्डिंग, कुछ भी नहीं बोला था, एंटिटी ने क्या किया अपने मन से ही प्रीवियस ईयर के फिगर नहीं दिखाए, तो ऑडिटर क्या करेगा इस बात को क्या कर देगा ऑडिट रिपोर्ट में क्या कर देगा, रिपोर्ट कर देगा, बता देगा कि एंटिटी ने क्या किया है समरी वालों में प्रीवियस ईयर के फिगर नहीं दिखाए, ये बता देगा। इतनी सी बात एक्स्ट्रा रिपोर्ट कर देगा, बस इतना सा बताया गया। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक किसकी बात हो रही है, देखो अदर इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे किसकी बात हो रही है SA 720 की। वहाँ पे एक टॉपिक आता है, देखो कौन सा, रेस्पॉन्डिंग व्हेन मटेरियल इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट इन अदर इन्फॉर्मेशन। तो अगर ऐसे क्या करे आपसे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली स्टैंडर्ड में अदर इन्फॉर्मेशन वाला टॉपिक पूछ ले कि क्या है अदर इन्फॉर्मेशन में क्या बड़ी गलती है, तो ऑडिटर कैसे रेस्पॉन्ड करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको सेम SA 720 में जो टॉपिक है रेस्पॉन्डिंग वाला सेम टू सेम वही टॉपिक आपको छापना है, सेम टू सेम वही छापना है। और लास्ट क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने अभी कहाँ देखा था, SA 800 में देखा था, पैरा वाला, कौन सा पैरा। तो ये भी आपको क्या करना, अगर इस पे क्वेश्चन पूछ ले तो आपको सेम छापना है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, पूरे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन वाला। इस पे अलग से क्वेश्चन बन सकता है, बाकी पे मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन ऐसे का कोई भरोसा नहीं है। तो देखो ये हमारा SA 810 भी कंप्लीट हो गया। तो देखो इसमें हमने बेसिक देखे, बेसिक आपको रीड करना है। एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस इसमें सब काम का है, क्राइटेरिया वाला भी आपको याद करना है, मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी भी याद करना है। लेकिन मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी की जो लैंग्वेज है बहुत ईजी है, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। नेचर ऑफ प्रोसीजर से आपको याद करने, लेकिन इसमें 5 पॉइंट याद करने 7 में से, तो आपका आराम से हो जाएंगे, लैंग्वेज भी बहुत ईजी है। फिर सब्सिक्वेंट इवेंट वाला ये रीड करना है, बस रीड करते याद हो जाएगा कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सब्सिक्वेंट इवेंट को बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करना है, इतना सा करना है। फिर फॉर्म ऑफ ओपिनियन, इस टॉपिक की लैंग्वेज भयंकर ईजी है, बहुत भयंकर ईजी, पढ़ते ही याद होगा आपको। फिर रेफरेंस वाला जो टॉपिक है इसकी लैंग्वेज बहुत भयंकर ईजी है, ये भी आपको पढ़ते याद हो जाएगा। फिर बेसिक एलिमेंट्स तो आपको बस रीड करने थे। फिर ऑडिटर एसोसिएशन, इसमें जो पहला वाला है इसकी लैंग्वेज तो बहुत ईजी है ऑडिटर एसोसिएशन में, लेकिन जो सेकंड वाला टॉपिक है इसकी लैंग्वेज थोड़ी अच्छी है, इसमें आपको हल्का सा टाइम लगेगा। फिर लास्ट अदर कंसिडरेशन, यहाँ पे कुछ है ही नहीं याद करने वाला, ये तो आपको पुराने जो अपने स्टैंडर्ड थे उन्हीं का ही आंसर छापना है। अब हम कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखो ऐसे 800 कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ थोड़े स्पीड से। देखो ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 4 CA लक्ष्मी, देखो CA लक्ष्मी क्या कर रही है, प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड। क्या कर रही है, ऑडिट रिपोर्ट बना रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अब देखना काम की बात लिखा है, फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट विद वाई लिमिटेड। कि CA लक्ष्मी क्या कर रही है, ऑडिट रिपोर्ट बना रही है, कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो कैसे बनाए गए हैं, एज पर इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। इस लाइन से हमें पता लगा, अगर आप ये लाइन पता है, मान लो अगर आप ये लाइन एग्जाम में पढ़ो ही नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा ये क्वेश्चन कौन से स्टैंडर्ड का, आपको ये नहीं पता लगेगा। अब देखो काम की बात पढ़ देता हूँ मैं एकदम काम की। ये क्या दे रही है, देखो अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रही है, लेकिन पूछा जा रहा आपसे हाउ शी शुड एंश्योर दैट द रिपोर्ट वुड नॉट बी मिसयूज। अब ये चाहते हैं कि जो मेरी रिपोर्ट है ना, ये जो स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इस पे जो मेरी रिपोर्ट है ये मिसयूज नहीं होना चाहती, नहीं होनी चाहिए। इसको ऐसा लग रहा है कि जो मेरी रिपोर्ट है इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करेगी बताओ, ये क्या करेगी, मैंने क्या बताया था कि ये क्या करेगी, पैरा दे देगी। तो ऐसे नहीं क्या करा, वही थ्योरी यहाँ पे पूरी छाप दी। ये क्या करेगी, पैरा दे देगी, उसमें लिख देगी जो मेरी रिपोर्ट है ये क्या है, ओनली स्पेसिफिक यूजर्स के लिए है, ओनली स्पेसिफिक यूजर्स के लिए, रेस्ट्रिक्शन लगा देगी इस चीज़ का। और देखो इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया गया, ड्राफ्ट ए सुटेबल पैरा, इसके लिए क्या करो आप, एक सुटेबल पैरा बनाओ, जो भी इस रिपोर्ट को ये मिसयूज करने से बचाने के लिए जो भी काम करेगी उसके लिए क्या करो, सुटेबल पैरा। मतलब आपको क्या करना है, अब पैरा बना के देना, आपको ड्राफ्ट करके देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे ने क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है, पैरा ड्राफ्ट करके दिया है। ये क्या किया ऐसे नहीं, पैरा को ड्राफ्ट करके दिया है। अब पैरा ड्राफ्ट कैसे करते हैं, ये हम कहाँ देखते हैं, रिपोर्टिंग चैप्टर में डिटेल में देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या किया इसने, जो CLS में थी, इसने क्या किया, पैरा यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया और बता दिया पैरा के अंदर कि जो मेरी रिपोर्ट है क्या है, ओनली स्पेसिफिक यूजर्स के लिए, नाम बता देगी, जैसे एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के लिए है, और किसी के लिए भी नहीं है, और किसी के लिए भी यूज़ नहीं करनी, और कोई भी पार्टी को यूज़ नहीं करनी, साफ साफ बोल देगी, बस इतना सा काम करना है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको हमेशा देखना है वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे। अब आ जाओ 805 में, इसमें आप ये देख लो क्वेश्चन 4। देखो CA रजनी इज अपॉइंटेड एज स्टैट ऑडिटर ऑफ STS लिमिटेड। CA रजनी को स्टैट ऑडिटर अपॉइंट किया गया फॉर ऑडिटिंग द कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए।
लेकिन देखो क्या हुआ, कंपनी ऑल्सो असाइन दी ऑडिट ऑफ पीपीई टू सीए रजनी एज ए सेपरेट एंगेजमेंट। बताओ कंपनी ने क्या कर दिया इसको, पीपीई के अलग से ऑडिट दे दी। यानी किसकी ऑडिट दी है, बताओ किसकी ऑडिट दी है, स्पेसिफिक आइटम की। किसकी ऑडिट दी है, स्पेसिफिक आइटम की भी अलग से ऑडिट दे दी। अब आपसे देखो क्या पूछा जा रहा है, व्हाइल ड्राफ्टिंग द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीए रजनी क्या दे रही है, एडवर्स ओपिनियन दे रही है। लेकिन अभी क्या करना चाह रही है, एट द सेम टाइम शी इज ऑल्सो फाइनलाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सेपरेट एंगेजमेंट। मतलब पीपी वाली जो स्पेसिफिक आइटम है इसकी भी क्या करिए, उसी टाइम पे रिपोर्ट बना रही है। और इस पे क्या देना चाह रही है, बताओ अनमोडिफाइड। बताओ कंप्लीट वाले पे क्या दे रही है, ध्यान से देखो, कंप्लीट वाले पे क्या दे रही है, एडवर्स ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन। और बताओ लेकिन इस स्पेसिफिक आइटम पे क्या देना चाह रही है, अनमोडिफाइड देना चाह रही है। तो दे सकते हैं क्या, मैंने क्या बताया था, अगर आप क्या कर रहे हो, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हो तो गलती से भी नहीं दे सकते, आपको मॉडिफाइड ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, सिंगल आइटम की ऑडिट कर रहे हो तो आप दे सकते हो। इधर हम क्या कर रहे हैं, पीपी की ऑडिट कर रहे हैं, यानी एक सिंगल आइटम की, तो दे सकते हैं। 3 कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। तो ऐसे ने वही पूरा छापा है कि ऑडिटर क्या करता है, क्या करती है, अगर ऑडिटर क्या करता है, कंप्लीट वालों पे क्या देता है, एडवर्स या डिस्क्लेमर देता है, तो क्या कर सकता है, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकता है। किस पे, सिंगल एलिमेंट पे। लेकिन 3 कंडीशन होनी चाहिए, वो 3 की 3 कंडीशन ऐसे यहाँ पे छाप दी और लास्ट में कंक्लूजन दे दिया। कंक्लूजन क्या दे दिया, किसी रजनी क्या कर सकती है, आराम से सेपरेट ओपिनियन दे सकती है। मतलब क्या, कंप्लीट वालों पे तो क्या एडवर्स ओपिनियन, और सिंगल वालों पे पीपी पे क्या, पीपी पे अनमोडिफाइड ओपिनियन। लेकिन कब, जब ऊपर वाली 3 कंडीशन फुलफिल हो जाए। ये लिखा है, प्रोवाइडेड दी अबव कंडीशन आर सेटिस्फाइड, ऊपर की 3 कंडीशन कंप्लीट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया। अब आ जाओ अपने 810 में, एक ये क्वेश्चन देख लो। देखो, सीए मधुर इज ऑडिटर ऑफ कंपनी एंड हैज इश्यूड द ऑडिट रिपोर्ट डेटेड द 15 जून। 15 जून को इसने क्या बनाई है, ऑडिट रिपोर्ट बनाई है 15 जून को। अब आगे क्या हुआ, देखो, ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आ गई। ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाई इसे, 15 जुलाई को। कंप्लीट वालों की कब बनाई, 15 जून को। समरी वालों की कब बनाई, 15 जुलाई को। तो आपसे पूछा जा रहा है इस केस में सीए मधुर पर कुछ एडिशनल रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, सब्सिक्वेंट इवेंट के रिगार्डिंग। तो मैंने क्या बताया था, कोई भी एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वही आपको छापना है। तो था पहला क्वेश्चन। तो ये देखो ऐसे नहीं छापे, पहले क्वेश्चन की लाइन लिख दी, लास्ट में लिख दिया कि ऑर्डर को कुछ भी नहीं करना है, सब्सिक्वेंट इवेंट के रिगार्डिंग ऑर्डर को कुछ भी नहीं करना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर दैट द ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यूड बाय सीए मधुर कंटेन्स क्वालिफाइड ओपिनियन, कि भाई कंप्लीट वालों पे क्या है, क्वालिफाइड ओपिनियन है। तो पूछा जा रहा है कि आप समरी वालों पे अनमोडिफाइड दे सकते हो क्या, समरी वालों पे। मैंने क्या दिया था, समरी वालों पे हम क्या कर सकते हैं, आराम से अनमोडिफाइड दे सकते हैं। कब दे सकते हैं, जब क्या हो, आपने जो प्रोसीजर लगाई वो क्या हो, एकदम सही हो, उसमें कोई आपको गड़बड़ी नहीं मिली। फिर आप 2 लैंग्वेज लिखोगे, या तो फेयर समरी या फिर कंसिस्टेंट वाली। तो ऐसे ने भी क्या लिखा, वो लैंग्वेज लिख दी, अनमोडिफाइड में वो लैंग्वेज लिख दी। लेकिन बताओ जब क्या होता है, कंप्लीट वालों पे क्या होता है, बताओ क्वालिफाइड होता है। तो एक काम हमें जरूर करना होता है, मैंने क्या बताया था, जब आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हो, लेकिन कंप्लीट वालों पे क्या था, कंप्लीट वालों पे था क्वालिफाइड ओपिनियन, तो आपको क्या करना पड़ता है, गारंटीज का रेफरेंस देना पड़ता है। तो देखो ऐसे ने क्या करा, सबसे पहले बता दिया कि हाँ ऑडिटर क्या कर सकता है, आराम से अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकता है। कब, जब क्या हो, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट हो या फिर फेयर समरी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर क्या दे सकता है, आराम से अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकता है। तो वो लैंग्वेज लिख दी और लास्ट में क्या लिख दिया, रेफरेंस। मैंने क्या बताया था, आपको हमेशा क्या देना पड़ेगा, रेफरेंस देना ही देना पड़ेगा। जब आप क्या कर रहे हो, समरी वालों की ऑडिट कर रहे हो, आपको गारंटी क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस देना ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑडिटर ने क्या दे दिया, अपनी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में उन चीज़ों का रेफरेंस दे दिया। बता देगा कि क्या बता देगा, कंप्लीट वालों पे क्या क्वालिफाइड ओपिनियन है, और क्वालिफाइड ओपिनियन क्यों दिया गया, उस मैटर को डिस्क्राइब कर देगा, उसका इंपैक्ट बता देगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन 4, वैन ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी किसकी बात हो रही है, फुल वालों की, क्या क्वालिफाइड ओपिनियन है। बट ऑडिटर को क्या लग रहा है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या एकदम फेयर समरी, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप एडिशनल बातें क्या क्या लिखोगे, आप एडिशनल मतलब एक तरह से पूछा जा रहा है आप रेफरेंस क्या क्या दोगे। मतलब साफ क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब वही पूरे पहले आंसर में आप क्या डालना, देखो पूरा क्या डाल दिया, इसे ने रेफरेंस डाल दिया कि क्या है, कंप्लीट वालों पे क्या है, क्वालिफाइड ओपिनियन है, और क्वालिफाइड ओपिनियन क्यों दिया गया वो बता दिया, उनका कोई इंपैक्ट आ रहा है क्या वो बता दिया। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो, अगर मान लो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, नोट ए फेयर समरी नहीं है, वो मैनेजमेंट क्या नहीं करता, चेंजेस भी नहीं करता, उन चीज़ों को सही भी नहीं करता, तो ऑडिटर क्या करेगा, समरी वाले में बताओ क्या करेगा, मॉडिफाइड ओपिनियन देगा। कौन सा, एडवर्स ओपिनियन देगा। तो वही बात यहाँ पे लिख दी कि अगर क्या है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट नहीं है, फेयर समरी नहीं है, तो ऑडिटर क्या दे देगा, एडवर्स ओपिनियन दे देगा। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से इस रिवीजन लेक्चर में हमने देखो ऐसे 800, 805, 810 को एकदम डिटेल में कवर कर लिया। मैंने सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिए, एक टॉपिक करवाया है, सारे टॉपिक समझाए हैं, और जो हार्ड वाले क्वेश्चन थे सारे करवा दिए। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।